क्या तुम मेरा सिंहासन हड़पने की कोशिश कर रहे हो? लियोन और ईशानी के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दा बताने के बाद देव और राजवीर नानाजी के आवास पर ज्यादा देर नहीं रुके। दोनों भाइयों ने अनाया के सुरक्षित रहने की कामना की, ये वादा करते हुए कि वे इस मामले को उसी के अनुसार संभालेंगे। जहां तक अनाया और कबीर की बात है, वे आवास पर तब तक रुके रहे जब तक कि नानाजी की दोपहर की झपकी का समय नहीं हो गया। बुजुर्ग ने देव और राजवीर की उपस्थिति के कारण अपने आराम के समय में देरी की। हम अब वापस जाएंगे, ग्रैंपा, अनाया ने नानाजी को गले लगाते हुए कहा। बूढ़ा आदमी पहले से ही अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैं आपसे जल्द ही मिलने आऊंगी। क्या तुम स्कूल के फिर से खुलने में व्यस्त नहीं हो? नानाजी ने अनाया की पीठ थपथपाई। ऐसा पूछने के बावजूद उनकी आवाज में अपनी पोती को फिर से देखने की उम्मीद साफ थी। अनाया हंसी, ये जानते हुए कि नानाजी उसके समय पर थोपने से डरते थे। मेरे पास अभी भी उससे पहले 1 सप्ताह से अधिक समय है, और ऐसा नहीं है कि आपकी जगह मेरी जगह से दूर है। अनाया सही कह रही है, कबीर ने बीच में कहा। उसके होंठ एक नर्म मुस्कान में बदल गए। भले ही वो व्यस्त हो, मैं कभी कभी आपके साथ चेस खेलने आ सकता हूँ, ग्रैंपा। कबीर को अनाया के बिना अकेले यहाँ आने में कोई आपत्ति नहीं होगी यदि नानाजी को किसी कंपनी की आवश्यकता हो। वह जानता था कि बुजुर्ग शायद अकेला महसूस करते थे। लो, तुम फिर शुरू हो गए। अनाया ने अपनी जीभ पर क्लिक किया, कबीर को चंचलता से घूरते हुए। क्या तुम नानाजी के पसंदीदा पोते के रूप में मेरा सिंहासन हड़पने की कोशिश कर रहे हो? हम? क्यों, क्या तुम डरी हुई हो? कबीर ने छेड़ते हुए पूछा। उसकी हरी आंखों में रोशनी नम हो गई। थोड़ा सा। कबीर और नानाजी हंसी में फूट पड़े। अनाया के जवाब से खुश होकर उसने अपनी आंखें घुमाईं, उसके गाल लाल हो गए। नानाजी को अलविदा कहने के बाद अनाया और कबीर बेडरूम से बाहर निकले। वे तुरंत बाहर की ओर बढ़े, घर लौटने का इरादा रखते हुए। केवल कबीर ने सड़क पर आने के बाद अनाया को कुछ सुझाव दिया। क्या तुम सीधे घर जाना चाहती हो या पार्क जाना चाहती हो? कबीर का सवाल सुनते ही अनाया ने सड़क से अपनी आंखें हटा लीं। अपनी भौहें चढ़ाते हुए उसने बदले में उससे पूछा, पार्क जाना है? किस लिए? खैर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम वहां टहल सकते हैं या बाइक भी चला सकते हैं। कबीर ने रियरव्यू मिरर के माध्यम से अनाया को देखा। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। मौसम हमेशा की तरह गर्म नहीं है। यह अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं। कबीर के होठों से हंसी फूट पड़ी, ट्रक में धीरे से गूंज रही थी। अनाया की त्वरित सहमति ने उसे खुश कर दिया। कबीर अनाया को ब्लॉसम ग्रोव पार्क ले गया। ये जगह लूमिना स्प्रिंग से केवल 15 मिनट की दूरी पर थी। वे दोनों अपनी कार की सवारी के दौरान पार्क से गुजरते थे। ओह, वहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग हैं, अनाया ने टिप्पणी की जब कबीर ने प्रदान किए गए पार्किंग क्षेत्र में ट्रक पार्क किया। चलो चलते हैं। कबीर ने अपनी सीट बेल्ट खोली। उसकी मुस्कान उज्ज्वल थी क्योंकि उसने अपनी ठुड्डी के झुकाव के साथ बाहर की ओर इशारा किया। बाइक रेंटल वहाँ है। ओके। अनाया कबीर के पीछे बाइक रेंटल जगह पर गई। उसने मुस्कुराते हुए पार्क के चारों ओर देखा। हरियाली के बीच खिले फूलों को देखकर उसका मूड बेहतर हो गया। पार्क गर्मी की दोपहर की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। पेड़ों और झाड़ियों के बीच सरसराहट करते हुए हल्की हवा ने सूरज की गर्मी को कम करने में मदद की। आगंतुक पक्के रास्तों पर टहल रहे थे, कुछ अपने कुत्तों को टहला रहे थे, अन्य पेड़ों की छाया में बेंचों पर बैठकर बातें कर रहे थे। जल्द ही कबीर और अनाया साइकिल रेंटल स्टैंड पर पहुंच गए। बड़े करीने से कतारबद्ध बाइक की पंक्तियां सूरज की रोशनी में चमक रही थीं, अगले किराएदारों का इंतजार कर रही थीं। मैं वो गुलाबी वाली लूंगी। अनाया ने तुरंत एक साइकिल की ओर इशारा किया जब अटेंडेंट ने उनकी पसंद पूछी। उसकी नीली आंखें प्रत्याशा से चमक उठी। बाइक पर उसका पसंदीदा रंग देखना पसंद आया। फिर मैं सिल्वर वाली लूंगा। अटेंडेंट को भुगतान करने के बाद कबीर और अनाया अपनी अपनी साइकिलों पर सवार हो गए। कुछ अन्य लोगों ने भी अपना रेंटल फाइनल किया। क्या हम रेस लगाएं? कबीर, अनाया ने छेड़ा। कबीर को एक चंचल नजर दी। कबीर मुस्कुराया, अपना सिर हिलाते हुए। तुम केवल खुद को थका दोगी, चलो हवा का आनंद लें, चलें? ओके। धीरे से हंसते हुए अनाया ने आगे बढ़ाया। उसके लंबे भूरे बाल उसके पीछे लहरा रहे थे क्योंकि उसने घुमावदार रास्ते पर पैडल मारना शुरू कर दिया था। कबीर एक स्थिर गति से पीछे चला, किसी भी टक्कर से बचने के लिए बहुत करीब नहीं। उसने मुस्कान के साथ देखा क्योंकि अनाया को अपनी लय खोजने से पहले गति की आदत हो गई थी। गुजरती हवा ताज़ा महसूस हुई, दोपहर की सुस्त गर्मी के बावजूद। उन्होंने बाइक को पैडल मारा, साइकिल रास्तों से नीचे चले गए। अनाया कभी कभी कबीर को देखती, उसका चेहरा चमकदार सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उसने अपनी खुद की मुस्कान के साथ उसकी नज़र वापस कर दी। कबीर, देखो, बत्तख हैं। अनाया ने उत्साह से एक तालाब की ओर इशारा किया। ये सूरज की रोशनी में झिलमिला रहा था जहां बत्तखें आलस से तैर रही थीं। कुछ लोग किनारे के पास झुक गए, पानी में फटे हुए मकई फेंक रहे थे। क्या हमें यहाँ रुकना चाहिए?
कबीर थोड़ा चिल्लाया, उसकी आवाज़ अनाया तक पहुंच गई जो जल्दी से सहमत हो गई। वे उतरने से पहले धीमे हो गए। अनाया और कबीर पास के पेड़ के नीचे अपनी बाइक पार्क करने के बाद तालाब की ओर बढ़े। वो पानी के पास झुक गई। ओह, वे बहुत प्यारे हैं। अफसोस की बात है कि मेरे पास उनके लिए कोई खाना नहीं है। अफसोस में आह भरते हुए अनाया ने बत्तखों को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने से खुद को रोका। वो उन्हें डराना नहीं चाहती थी। यहाँ रुको, कबीर अनाया को स्पष्टीकरण दिए बिना मुड़ गया। उसने अपने कंधों के पीछे देखा, उसे एक पेड़ के नीचे बैठे एक विक्रेता के पास जाते हुए पाया। ओह, कोई फटे हुए मकई बेच रहा था। उसने पहले विक्रेता को नोटिस नहीं किया था। कबीर फटे हुए मकई के एक छोटे पैकेट के साथ लौटा। उसके लाल बाल चमक रहे थे क्योंकि वह अनाया की ओर दौड़ा। अनाया के बगल में घुटने टेकते हुए कबीर ने उसे पैकेट सौंपा। ये लो, बत्तखों को खिलाने का समय। थैंक यू। अनाया की नीली आंखों में बच्चों जैसी खुशी ने कबीर की मुस्कान को मधुर कर दिया। उसने अपना फ़ोन निकाला, चुपचाप उसकी तस्वीरें ले रहा था क्योंकि उसने पानी में मुट्ठी भर फेंकना शुरू कर दिया था। ओह, क्या तुम प्यारे नहीं हो? हे, तुम भी। अनाया हंसी जब बत्तखें उत्सुकता से करीब तैरने लगीं, धीरे से क्वैक करते हुए इससे पहले कि वे फटे हुए मकई खाएं, पानी पर तैरते हुए। कबीर ने फ़ोन कैमरे के माध्यम से उसे देखा। उसकी नज़र अनाया और बत्तखों के बीच शिफ्ट हो रही थी। अनु, यहाँ देखो। एचएन। अनाया ने अनूठे ढंग से कबीर की ओर मुड़ी, केवल फ़ोन से हैरान होने के लिए। तुम तस्वीरें ले रहे हो? हे, स्माइल। रुको। अनाया ने जल्दी से अपने बाल ठीक किए। सुनिश्चित करो कि मैं सुंदर दिखूं, ठीक है? ओ, बत्तखों को मत भूलना। हाँ, ठीक है। कबीर ने उन शब्दों को निगल लिया जो वो सबसे ज्यादा कहना चाहता था। चाहे कुछ भी हो, वो उसकी आंखों में हमेशा सुंदर रहेगी। एपिसोड 142। उसके दिल का विश्वास। प्यारी बत्तखों को खिलाने और तालाब के किनारे कुछ समय बिताने के बाद अनाया और कबीर ने फिर से साइकिल चलाना शुरू किया। उन्होंने अंततः पब्लिक पार्क का चक्कर लगाया। गुजरते समय जीवंत माहौल को देखा। पार्क के चारों ओर साइकिल चलाना बहुत अच्छी बात थी। दृश्यों को देखना, लोगों को एक दूसरे के साथ बातचीत करते देखना और अच्छी हवा को महसूस करना किसी के मूड को उठाने में मदद करता है। जैसे जैसे घंटे देर दोपहर में बदले, अधिक लोग पार्क में आए। बच्चे खुशी से जंगल जिम में खेले और छोटे फुटबॉल मैदान पर भी कब्जा कर लिया। पापा, गेंद फेंको प्लीज। क्या हमें वहां बैठना चाहिए? मैं थक रहा हूँ। ओह, ये बहुत अच्छा है। उसने तुम्हें और क्या बताया? अस्पष्ट बातचीत और हंसी अन्य ध्वनियों के साथ मिश्रित हवा में गूंज रही थी। कबीर अनाया के पीछे साइकिल चला रहा था। रास्ते में उसकी आंखों ने कुछ देखा। अनु, वहां रुकना है। कैफे। ओ, ओके। कबीर पीछे से चिल्लाया, एक हाथ आगे एक छोटे कैफे की ओर इशारा कर रहा था। अनाया ने अपने कंधे के पीछे देखा, उससे सहमत होते हुए। अनाया और कबीर कैफे पहुंचने पर रुक गए। विचित्र इमारत एक पुराने ओक के पेड़ की छाया के नीचे स्थित थी। देहाती लकड़ी का साइन हवा में थोड़ा हिल गया। सूरज सरसराहट करते पत्तों के माध्यम से फिल्टर हुआ, इसकी सतह पर एक चमक बिखेर दी। ये बहुत मजेदार था। अनाया ने अपनी बाहें फैलाईं, संतुष्टि में आह भरते हुए। लेकिन मुझे अब भूख लगी है। हमें क्या लेना चाहिए? कबीर बाइक से उतरा, इसे कैफे के पास पार्क किया। अपने लाल बालों के माध्यम से अपनी उंगलियां चलाते हुए उसने अनाया को एक नज़र दी। तुम्हें जानते हुए निश्चित रूप से कुछ पेस्ट्री भी। हम? हाँ, ये सच है। अनाया भी बाइक से उतरी और इसे कबीर के बगल में पार्क किया। वह जल्दी से कैफे में उसके पीछे गई, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और बटरी पेस्ट्री लेने के लिए उत्सुक थी। जैसे ही कबीर ने दरवाजा खोला, ऊपर लटकी घंटी बजी, उनके आगमन की घोषणा की। ताज़ी बनी कॉफ़ी और परतदार पेस्ट्री की खुशबू ने उनका स्वागत किया, जिसमें जैज़ संगीत की हल्की गुनगुनाहट भी शामिल थी। कबीर और अनाया काउंटर की ओर बढ़े। उन्होंने मेनू ब्राउज किया। बाहें लगभग एक दूसरे को छू रही थीं। उसने अपने लिए एक आइस ब्लैक टी ली जबकि उसने चिल स्ट्रॉबेरी तरबूज का जूस चुना। क्या तुम्हें कुछ पेस्ट्री नहीं चाहिए? कबीर ने काउंटर के बगल में डिस्प्ले ग्लास की ओर इशारा किया। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उनके पास काफ़ी अच्छे सेलेक्शन हैं। अनाया ने अपना निचला होंठ चबाया, कुछ न लेने से परहेज करने में असमर्थ। उसने डिस्प्ले ग्लास केस को देखा, वहां अपनी कई पसंदीदा चीजें देखीं। एक माचा तिरामिसू, अनाया ने काउंटर के पीछे स्टाफ से कहा, और 2 एग टार्ट्स। कबीर के मुंह से हंसी निकल गई। अनाया स्पष्ट रूप से और चाहती थी लेकिन खुद को रोक रही थी। उसने भी और पेस्ट्री खरीदने से परहेज किया, ये जानते हुए कि उन दोनों ने पहले ही बहुत कुछ खा लिया था। कबीर ने इस बार भुगतान किया। वह मुस्कुराया जब अनाया ने उसे एक नज़र दी। अपनी भौहें चढ़ाते हुए उसने कहा, हमें बारी बारी से करना चाहिए, याद है? अनाया लाचारी में मुस्कुराए। उसने खिड़कियों के पास एक टेबल की ओर जाने से पहले काउंटर से पेजर ले लिया। कबीर जल्दी से उसके पीछे गया। क्या तुम आज का आनंद ले रही हो?
कबीर ने अनाया के सामने बैठते ही सवाल फेंक दिया। उसकी मुस्कान उसके दिल की खुशी को दर्शाती थी। सिर हिलाते हुए अनाया धीरे से हंसी। उसने टेबल पर एक हाथ ऊपर किया, अपनी ठुड्डी को सहारा दिया। उसकी नीली आंखों ने कबीर के नर्म चेहरे को ट्रेस किया, जो उसके स्वाभाविक रूप से रग फीचर्स के विपरीत था। मैं करती हूँ, अनाया ने कहा। उसकी आवाज़ लगभग एक फुसफुसाहट थी, इससे पहले कि उसने अधिक स्पष्ट रूप से जोड़ा। खैर, आज मेरी उम्मीद से बेहतर है वास्तव में। तुम्हारी वजह से, कबीर। कबीर के होठों पर मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, ये समझते हुए कि अनाया का क्या मतलब है। फिर भी वह ये जानकर खुश था कि उसकी भावनाएं इतनी उथल पुथल में नहीं थीं। अनाया ज्यादातर चुप थी जब देव ने द्वीप पर जो हुआ उसके पीछे चौंकाने वाले विवरणों का खुलासा किया। उसके लिए कबीर की चिंता ने उसके दिल को और अधिक बेचैन कर दिया। ये जानने के बावजूद कि उसके पास एक मजबूत दिल और आत्मा है, वो फिर भी उसके लिए चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सका। यह आश्चर्यजनक है। तुम उसकी दुर्भावनापूर्ण योजना के कारण इस गंदगी में घसीटी गई। लेकिन कबीर का लहजा बदल गया, पहले की तुलना में दृढ़ लग रहा था। उसकी हरी आंखें तेजी से चमक उठी। वह आसानी से नहीं बचेगा, वो अपने अपराधों की कीमत चुकाएगा। अनाया ने पलकें झपकाईं, कबीर के लहजे में दृढ़ संकल्प को महसूस किया। किसी कारण से, बस इसकी आवाज़ ने उसके दिल में सुलगती बेचैनी को शांत करने में मदद की। हाँ, मुझे ऐसा ही विश्वास है, कबीर। उसके होंठ एक सुरक्षित मुस्कान में पिघल गए, जो उसके दिल में विश्वास को दर्शाता है। अनाया और कबीर अपनी ड्रिंक्स और पेस्ट्री खत्म करने की जल्दी में नहीं थे। उन्होंने रैंडम विषयों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उनके आसपास का माहौल नर्म हो गया क्योंकि उन्होंने अब लियोन के मामले पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। ओह, तुमने अन्नपूर्णा बेस कैंप की हाइकिंग की? मैंने अपने कलीग्स को इसके बारे में बात करते सुना है। अनाया हैरान थी जब कबीर ने पहाड़ों और उन जगहों का उल्लेख किया जहां उसने पहले यात्रा की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह दुनिया के प्रसिद्ध ट्रैकिंग मार्गों में से एक का उल्लेख करेगा। मैं वहां 5 साल पहले गया था, कबीर ने अपनी ड्रिंक पीने के बाद कहा, एग टार्ट का स्वाद धोते हुए। ये कहना कि दृश्य लुभावने थे, वास्तव में एक छोटा शब्द है। वाह, ये बहुत सराहनीय है, अनाया ने आह भरी, ये सोचकर कि वह खुद इसे कितना अच्छा देख सकती है। मैं वास्तव में अपनी फिटनेस के साथ नहीं रहती, मुझे डार्ट थ्रोइंग और तीरंदाजी पसंद है। कबीर ने कांटा पकड़ा, माचा तिरामिसू के माध्यम से टुकड़ा किया जो उसके और अनाया के बीच साझा किया गया था। तुमने आखिरी बार तीरंदाजी कब की थी? मुझे कुछ बेसिक्स पता थे, मैं अगली बार तुम्हारे साथ शामिल हो सकता हूँ। हे, लगभग 2 महीने पहले, अनाया हंसी, कबीर के सुझाव से खुश होकर। मायरा आमतौर पर मेरे साथ होती है। हम उसे भी आमंत्रित कर सकते हैं। वह एक महान तीरंदाज है। कबीर मुस्कुराया लेकिन यह उसकी आंखों तक नहीं पहुंचा। उसने मायरा को उसे अनाया के साथ कुछ अकेले समय देने के लिए मनाने के लिए एक मानसिक नोट बनाया, भले ही उसकी चचेरी बहन अंत में शामिल हो जाए। अनाया और कबीर ने कैफे छोड़ दिया जब सूरज ढलना शुरू हो गया था। पार्क में एक गर्म, सुनहरी चमक बिखरी हुई थी। गर्मी होने के कारण सूर्यास्त जल्द ही नहीं होगा। क्या तुम्हें अभी भी डिनर चाहिए? कबीर ने पूछा जब वो और अनाया साइकिल रेंटल स्टैंड पर साइकिल वापस कर आए। वे पार्किंग स्थल पर टहल रहे थे। मेरा पेट भर गया है, अनाया ने अपने पेट को थपथपाया, अपनी शर्ट के नीचे फूला हुआ महसूस किया। उसने संकोच से जोड़ा, अगर मुझे बाद में भूख लगी तो मैं बस मोमोज बना लूंगी। जरूर, हमारे पास अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं। कबीर ने सिर हिलाया, अनाया की योजना को मंजूरी दी। पहले के कुछ मोमोज अभी भी फ्रीज सेक्शन में बचे थे। वे बस स्वादिष्ट पॉकेट्स को स्टीम, उबाल या फ्राई कर सकते थे यदि उन्हें भूख लगी हो। अनाया और कबीर ट्रक में चढ़ गए, अपार्टमेंट वापस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। सूरज की सुनहरी किरणें ट्रक की धातु की सतह पर चमक रही थी, इसके मद्देनजर चमक छोड़ रही थी। रिंग रिंग, कबीर ने अभी अपनी सीट बेल्ट बांधी ही थी कि उसका फोन बजने लगा। उसने जल्दी से इसे जैकेट की जेब से निकाला। कॉलर आईडी देखते ही उसकी आंखों में पहचान झिलमिला गई। नेट है, कबीर बड़बड़ाया। कॉल का जवाब देने से पहले अनाया को संक्षेप में देखा। उसने फोन अपने कान के पास रखा। हेलो नेट, क्या चल रहा है? अनाया चुपचाप कबीर को देख रही थी जब उसने लाइन के अंत में निखिल को सुना। बाद वाले की आवाज वास्तव में सुनाई नहीं दे रही थी लेकिन किसी तरह वो व्यथित लग रहा था। अनाया का अनुमान सही निकला क्योंकि कबीर के चेहरे का भाव लड़खड़ा गया। क्या तुमने सच में कहा? एलिना ने तुमसे संपर्क किया। वह तुमसे मिलना चाहती है। अनाया ने पलकें झपकाईं, निखिल से कबीर के सवाल से हैरान होकर। एलिना? क्या वह छोटे निखिल के साथ तस्वीरों वाली महिला नहीं थी? एपिसोड 143, क्या हम मिल सकते हैं? निखिल कल रात एलिना से आश्चर्यजनक ईमेल प्राप्त करने के बाद से एक मेज था। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था, चाहे उसने इसे कितनी भी बार पढ़ा हो, ईमेल पते को सत्यापित करने के बाद भी। मैसेज स्क्रीन पर प्रदर्शित रहा क्योंकि उसने इसे बार बार पढ़ा। हेलो नील, सालों हो गए।
मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मैं तुमसे मिल सकती हूँ? ईमेल पता वास्तव में एलिना का था, जिससे निखिल परिचित था। उसने इसका इस्तेमाल अनाथालय छोड़ने के बाद फिर से मिलने से पहले भी किया था। क्या ये सच है? क्या मैं सपना नहीं देख रहा हूँ? मुझे क्या जवाब देना चाहिए? निखिल का दिल उसके सीने के खिलाफ जोर से धड़क रहा था क्योंकि उसने ईमेल का जवाब देने पर विचार किया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका इच्छाधारी सपना, उससे फिर से मिलने का, कभी सच होगा। एलिना, क्या वो वास्तव में वापस आ गई थी? क्या उसने वास्तव में उससे मिलने के लिए कहा था? सब कुछ के बाद उसने किया था और उसके साथ गलत किया था? वही सवाल। संदेह के बाद निखिल के साथ रात भर नींद नहीं आई। उसने टैबलेट पकड़ रखा था। उसकी भूरी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं क्योंकि वह सरल लेकिन सार्थक ईमेल को बार बार पढ़ रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, निखिल घंटों तक सोफे से नहीं हिला। हर बार जब वह एलिना को जवाब भेजना चाहता था तो उसकी उंगलियां इतनी कांपती थीं कि उसे खुद को रोकना पड़ता था। क्या होगा अगर ये सब एक और सपना था? क्या वो सुबह उठेगा और फिर से निराश होगा? वो उसे याद करता था, वास्तव में उसे याद करता था, लेकिन क्या उसके पास उसका फिर से सामना करने का अधिकार था, उसकी दुनिया में फिर से कदम रखने का? एलिना के उससे मिलने के लिए कहने के बावजूद निखिल अभी भी डरा हुआ था। उसकी आखिरी छवि अभी भी उसके दिमाग में ज्वलंत थी, लाचारी और निराशा की। निखिल अपने विचारों के काले पूल में डूब गया, अंतहीन संदेहों के साथ घूम रहा था। उसने टैबलेट को अपने दिल के करीब रखा, उम्मीद है कि सुबह आने पर साफ दिमाग से सोचेगा। सूरज ने नए दिन का उज्ज्वल स्वागत किया लेकिन काले बादल निखिल के सिर के ऊपर लटके रहे। नील, तुम बहुत पीला दिख रहे हो। तुम बिल्कुल नहीं सोए। क्या तुम बीमार हो? मैं डॉक्टर को बुलाऊंगी। मैं ठीक हूँ मॉम, डैड, मेरे दिमाग में बस बहुत कुछ था। मिसेज और चेयरमैन विक्रांत ने निखिल के मूड में भारी बदलाव देखा। जब उन्होंने चिंता में पूछा तो उसने उन्हें आश्वस्त किया कि वह ठीक है। निखिल एलिना का उल्लेख करने के लिए तैयार नहीं था जब तक कि वो अगला कदम नहीं उठाता, उसके ईमेल का जवाब देना। बाद में दोपहर में मिसेज और चेयरमैन विक्रांत विला से चले गए। उन्होंने बॉडीगार्ड्स के साथ दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने की योजना बनाई। निखिल ने अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए इस मौके का फायदा उठाया। गार्डन में अकेले होने के कारण एलिना के पसंदीदा लवेंडर से घिरा हुआ निखिल ने आखिरकार अपनी हिम्मत जुटाई। वह जानता था कि अगर वह काया बना रहा तो ये कहीं नहीं जाएगा। एलिना, क्या तुम सच में वापस आ गई हो? क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? निखिल के हाथ कांप रहे थे जब उसने सेंड आइकन पर क्लिक किया। उसका दिल भी उसके सीने की सीमाओं के भीतर तेजी से धड़क रहा था। अपनी सांस रोकते हुए उसने सुनिश्चित किया कि जवाब ईमेल ठीक से भेजा गया था। लवेंडर की आरामदायक मीठी खुशबू नमकीन हवा के साथ उसकी नाक की नोक पर टिकी रही जब उसने सांस ली। उसकी भूरी आंखें टैबलेट स्क्रीन पर बनी रहीं। निखिल ने एलिना के ईमेल का जवाब अपने सवालों के साथ दिया। किसी तरह उसे अभी भी उससे मिलने की उसकी इच्छा पर संदेह था। वो इन सभी वर्षों में कहाँ थी? क्या वो अब खुश थी? क्या वो अकेली थी? या क्या वो किसी नए व्यक्ति से मिली थी, कोई ऐसा जो उससे बेहतर व्यवहार करता हो? वे सवाल तेज पंजों की तरह थे, निखिल के दिल में चुभ रहे थे। इसके बावजूद वह जानता था कि उसे ऐसी संभावनाओं के लिए तैयार रहना होगा। जैसे ही निखिल अपने विचारों के एक और काले पूल में डूब गया, नोटिफिकेशन बार में एक नया ईमेल दिखाई दिया। उसका दिल एक सेकंड के लिए धड़कना बंद कर दिया, इससे पहले कि यह उसके दिल के खिलाफ जोर से टकराए। एक टैप के साथ ईमेल स्क्रीन पर प्रदर्शित हुआ। हाँ, मैं भारत में वापस आ गई हूँ। मुझे पता था कि मेरा ईमेल तुम्हें चौंका देगा, लेकिन अगर तुम सहमत हो तो मुझे उम्मीद है कि मैं तुमसे मिलूंगी। तुम कब उपलब्ध हो? मुझे पता है कि तुम आमतौर पर व्यस्त रहते हो। मैं इंतजार कर सकती हूँ। किसी कारण से निखिल ने सोचा कि एलिना का संदेश सतर्क और थोड़ा औपचारिक लग रहा था। ये होना चाहिए। आखिरकार वे 5 साल तक एक दूसरे के अतीत के भूत थे। वे अब प्रेमियों की जोड़ी नहीं थे। निखिल ने कुछ मिनटों के लिए सोचा। एलिना को एक और जवाब भेजने से पहले सब कुछ तौला। उसके दिल के कंपन ने उसके पूरे शरीर को भड़का दिया, यहाँ तक कि उसकी उंगलियां भी थोड़ी कांप रही थीं। क्या हम कल मिल सकते हैं? तुम जगह और समय बता सकती हो? मैं उपलब्ध हूँ। अगर निखिल अपने दिल की सुनता तो वह तुरंत वहीं दौड़ता जहां एलिना थी। फिर भी वह समझ गया कि उन दोनों को खुद को तैयार करने के लिए समय चाहिए। एलिना की वापसी के पीछे कोई कारण होना चाहिए। उसने उससे संपर्क भी किया, मिलने के लिए कहा। एलिना उसे जो भी बताएगी, निखिल उसे स्वीकार करेगा, जिसमें उसका प्रकोप भी शामिल है। एमेथिस्ट ब्लॉसम सुबह 9 बजे, क्या हम कर सकते हैं? मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगी। निखिल की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका दिल एक और धड़कन छोड़ गया। एमेथिस्ट ब्लॉसम्स, उससे वहां मिले। अपने होंठ भींचते हुए निखिल को अनिवार्य रूप से हरे भरे फूलों के बगीचे की याद दिला दी गई। मुंबई के उपनगरों में स्थित वो अक्सर एलिना को वहां ले जाता था।
एलिना को पहली बार गार्डन से प्यार हो गया जब निखिल उसे वहां ले गया। उस समय वे अभी अभी भारत आए थे। नील, ये जगह बहुत सुंदर है, उन सभी फूलों को देखो। एलिना का चेहरा खुशी से चमक उठा जब उसने आसपास के फूलों की ओर इशारा किया। उसकी खुशी देखकर निखिल हंस पड़ा। चमकदार डहलिया, धूप में चूमे हुए गेंदे और नाजुक लिली ज्वलंत रंगों में खिले, जिसमें एलिना का पसंदीदा लवेंडर भी शामिल था। पंखुड़ियां गर्मी की गर्म हवा में धीरे से हिलती थीं, अपने आकर्षण के साथ परिदृश्य को पेंट करती थीं। वहां मौजूद कई प्रेमियों के जोड़े की तरह निखिल और एलिना घुमावदार पत्थर के रास्तों पर टहलते थे। उनकी बाहें आपस में जुड़ी होती थीं। वे सूरज की रोशनी की गर्म चमक के नीचे मीठी बातें फुसफुसाते थे। एलिना के जाने के बाद से निखिल ने वहां कदम नहीं रखा था। वह जगह उनकी सुखद यादों से भरी थी, जिसमें शामिल था पहली बार जब उसने अपनी गर्भावस्था से उसे चौंका दिया था। आ भरते हुए निखिल ने खुद को वास्तविकता में लौटने के लिए मजबूर किया। उसने एलिना को जवाब देने से पहले अपने बिखरे हुए साहस के टुकड़ों को उठाया। हाँ, मैं कल सुबह 9 बजे वहां मिलूंगा, उसका जवाब 1 मिनट के भीतर आया। बढ़िया, इस पर विचार करने के लिए धन्यवाद नील, निखिल ने एक साधारण संदेश के साथ जवाब दिया। योर वेलकम। उसने खुद को एलिना से यह पूछने से रोक दिया कि क्या उनके लिए पहले फोन पर बात करना संभव है। गार्डन की कुर्सी पर बैठे निखिल की आंखें स्क्रीन पर बनी रहीं जब तक कि यह अंधेरा नहीं हो गया। उसे एहसास नहीं हुआ कि कितना समय बीत गया। सूरज की आखिरी किरणों ने क्षितिज पर लकीरें छोड़ दीं। ओह, मुझे कबीर को बताने की जरूरत है। अब जब उसने एलिना के साथ संवाद किया था, निखिल अपने करीबी लोगों के साथ खबर साझा करना चाहता था। कबीर, उसके लिए एक छोटे भाई का आंकड़ा उसके दिमाग में आया। पैंट की जेब से फोन निकालते हुए निखिल ने कबीर के नंबर के लिए स्पीड डायल क्लिक किया। लाइन सेकंड के भीतर कनेक्ट हो गई। हेलो नेट, क्या चल रहा है? निखिल तुरंत बोला जब कबीर की आवाज़ लाइन के अंत से गूंजी। कबीर, एलिना ने मुझसे संपर्क किया, वो मुझसे मिलना चाहती है। उसकी आवाज़ दुख और तड़प से भरी हुई नमकीन हवा से दूर ले जाई गई थी। # एपिसोड 144, बैंगनी फूलों के बीच। तुम इस दिन का इंतजार कर रहे थे, नेट। मुझे पता था। जाओ और उससे मिलो। मुझे विश्वास नहीं है कि एलिना तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए 5 साल बाद अचानक दिखाई दी। तुम ये कर सकते हो, नेट। जब निखिल ने कबीर को अपनी चिंताओं के बारे में बताया, तो उसके दोस्त के दृढ़ विश्वास ने उसके दिल को घेरने वाली चिंताओं को कम करने में मदद की। कबीर ने भी एलिना पर विश्वास किया, बावजूद इसके कि उसे वर्षों से नहीं देखा था। मैं हैरान था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जो चाहता था वह कभी सच होगा। जब निखिल ने अपने संदेह व्यक्त किए तो कबीर के पास उसके लिए केवल सकारात्मक उत्तर थे। तुम्हारे धैर्य का फल मिला है, नेट। 5 साल एक लंबा समय है। तुम सोच सकते हो कि एलिना तुमसे नफरत करती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ऐसा नहीं है। निखिल ने कबीर को सबसे अच्छा दोस्त होने के लिए धन्यवाद दिया जो उसके पास कभी हो सकता था। उसने वादा किया कि वह एलिना के साथ अपनी मुलाकात का परिणाम जल्द से जल्द उसे बताएगा। निखिल ने रसेल और एंड्रिया को भी एलिना की वापसी के बारे में बताया जब वे दर्शनीय स्थलों की यात्रा से घर पहुंचे। कबीर की तरह वे भी हैरान थे। नेट, जाओ और उससे मिलो। तुम्हारे पास एलिना के साथ बात करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, है ना? भले ही पहले कुछ भी हुआ हो। तुम्हारी माँ सही कह रही है, नेट। संकोच मत करो। जाओ और एलिना का सामना करो। किसी भी पछतावे को छोड़ दो। परिणाम चाहे जो भी हो, तुम इसका सामना कर सकते हो। एंड्रिया और रसेल दोनों हमेशा की तरह सहयोगी थे। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि एलिना दुर्भावनापूर्ण इरादे से लौटी है जैसा कि कबीर ने माना था। हाँ, मैं उससे मिलूंगा। प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करें। उन लोगों से स्टीव जैसे प्रोत्साहन के साथ जो वास्तव में उसकी परवाह करते थे, निखिल अगली सुबह एमेथिस्ट ब्लॉसम्स गार्डन की ओर बढ़ा। यह उसके लिए एक और नींद न आने वाली रात थी, लेकिन उसे सुस्ती महसूस नहीं हुई। गार्डन सागर किनारा से एक्सप्रेसवे के माध्यम से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था। निखिल ने खुद गाड़ी चलाई। उसकी बेचैन प्रत्याशा हर गुजरते मिनट के साथ बढ़ गई। मिलते ही उसे उसका अभिवादन कैसे करना चाहिए? क्या वह उसकी भलाई के बारे में पूछ सकता है या क्या वह नाराज होगी? सवाल निखिल के दिमाग में मंडराते रहे। बेचैनी ने उसकी भूरी आंखों को काला कर दिया। उसने कभी कभी स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथ भींच लिए। घड़ी ने मुश्किल से 8 बजाए जब निखिल एमेथिस्ट ब्लॉसम्स गार्डन पहुंचा। वह जानता था कि वह बहुत जल्दी था, लेकिन वह मदद नहीं कर सका। क्या वह आ गई है? निश्चित रूप से नहीं, है ना? निखिल कार से बाहर निकला। उसका सिर उसके भारी धड़कते दिल की गूंज से गूंज रहा था। गार्डन के प्रवेश द्वार से परे अपनी नज़र फेंकते हुए उसने देखा कि यह कितना खाली था। गहरी सांस लेते हुए निखिल ने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने अपना पहला कदम उठाया, गार्डन की ओर चला। ठंडी सुबह की हवा उसके पास से गुजरी, उसके काले बालों को हल्का सा हिला दिया। सुनहरी गर्मी की सुबह की रोशनी ने गार्डन को एक गर्म चमक में नहला दिया।
इसने फूलों के खेतों के नर्म रंगों को रोशन किया जो दूरी तक फैला हुआ था। निखिल आखिरकार प्रवेश द्वार से आगे निकल गया। सुबह की हवा खिले हुए फूलों की मिली जुली खुशबू से घनी थी। उसने भोर के बाद की हल्की ओस को भी महसूस किया। शांत रहो, क्या तुम इस पल का इंतजार नहीं कर रहे थे? निखिल ने अपनी पकड़ ढीली करने से पहले अपने हाथ भींच लिए। उसने वही हरकतें कई बार दोहराईं। उसकी आंखें गार्डन में घूम गईं, मौलियों के कुछ आंकड़े देखे। 5 साल का इंतजार और अनगिनत क्या अगर का आश्चर्य। अगर वो सुरक्षित थी, अगर उसने उसके बारे में सोचा भी, अगर वो वास्तव में उससे नफरत करती थी। निखिल ने एलिना को छोड़ने के लिए कभी दोषी नहीं ठहराया। गलती उसकी थी कि वह उसकी रक्षा करने में विफल रहा, उसकी दलीलों को नहीं सुना। आज वही इच्छा जो उसने 1000 से अधिक रातों के लिए की थी, पूरी होगी। निखिल घुमावदार रास्ते से नीचे चला गया, जो एम्बर रंग के डहलिया और सुनहरे गेंदे के साथ पंक्तिबद्ध था। पंखुड़ियां बह गईं क्योंकि हवा फूलों के बिस्तरों के माध्यम से सरसराहट करती थी। उसका गंतव्य वह क्षेत्र था जहां लवेंडर उगाया जाता था। उससे पूछे बिना वह जानता था कि वह वहां दिखाई देगी। इस लुभावने बगीचे में कई स्थानों में से उसका सबसे पसंदीदा स्थान वहां था। निखिल ने अचानक अपने कदम रोक दिए। उसका दिल एक सेकंड के लिए धड़कना बंद कर दिया। एक आकृति दिखाई दी, एक बहुत ही परिचित, विस्टेरिया से ढके मेहराब के नीचे खड़ी थी। कोमल सूरज की रोशनी ने उसकी पीठ की परछाई को फ्रेम किया, ठीक वैसे ही जैसे उसने याद किया था, जैसे कि पिछले 5 वर्षों में कुछ भी नहीं बदला था। उसके नर्म सुनहरे लहराते बाल हवा में पकड़े गए थे, धीरे से उसकी पीठ के पीछे लहरा रहे थे। वह दूर तक घूर रही थी, फैले हुए लवेंडर के खेतों की ओर। एलिना, वह यहाँ थी, वह पहले से ही यहाँ थी। वह कब से इंतजार कर रही थी? क्या इसका मतलब ये था, वह भी इंतजार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी? उस समय दुनिया उसके चारों ओर फीकी लग रही थी। केवल वह बची थी, उसके लंबे समय से खोए हुए सपने के केंद्र में खड़ी थी। उसने आगे जो देखा वह एक स्लो मोशन फिल्म की तरह था। वह घूमी और मेहराब के नीचे से बाहर निकली। उसकी नर्म हरी पोशाक का हिम उसके बछड़ों के चारों ओर फड़फड़ाया। सुबह की सूरज की रोशनी ने उसके चेहरे को रोशन किया, जिससे वह अपनी गर्म हरी आंखों को उसकी भूरी आंखों में लॉक करते हुए देख सका। नील, एलिना की मधुर आवाज उसे इतनी धीरे से बुला रही थी कि निखिल की सांस अटक गई। एक सेकंड के भीतर उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। उसने अपना निचला होंठ काट लिया, किसी भी बहाने से खुद को रोक लिया। वो उसके सामने अपना कमजोर पक्ष दिखाने में कभी शर्मिंदा नहीं था। उसकी करुणा ने उसे अपने दिल के चारों ओर स्टील गार्ड को छोड़ने की अनुमति दी। लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। वो बहुत पहले अधिकार से वंचित था। ईना, निखिल ने एलिना का नाम पुकारने की कोशिश की, केवल ये सुनने के लिए कि आवाज कितनी टूटी हुई थी। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया क्योंकि वह अपने भीतर की भारी भावनाओं से जूझ रहा था। राहत, उदासी और पछतावा सभी टकराए, एक भंवर पैदा किया। जबकि निखिल मौके पर जम गया, एलिना उसकी ओर चली। उसके कदम धीमे लेकिन स्थिर थे। सुबह की हवा ने उसके नर्म सुनहरे बालों को फड़फड़ाया। वो उसके सामने कुछ फीट रुक गई। अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए एलिना ने चुपचाप निखिल के चेहरे पर दुखद नजर का पता लगाया। 5 साल बीत चुके थे लेकिन वह वैसा ही था जैसा उसने याद किया था। एलिना का अपना दिल उसके सीने के खिलाफ भारी रूप से टकरा गया, बावजूद इसके कि वो अंदर से कितनी शांत थी। चाहे निखिल के लिए ये कितना भी आश्चर्यजनक क्यों ना हो, वह दृढ़ संकल्प के साथ लौटी। लेकिन पहले, नील, मुझे तुमसे एक बहुत पुरानी माफी मांगनी है। एपिसोड 145, मैंने तुमसे मौके छीन लिए। हल्की हवा एलिना की नर्म आवाज को ले गई जो निखिल के लिए दिल से माफी से लदी थी। उसने बार बार पलकें झपकाईं, उसका चेहरा उसकी आंसुओं से भरी आंखों में धुंधला था। फिर भी वह उसके होठों पर मुस्कान देख सकता था क्योंकि बैंगनी फूलों की परछाई उसके चारों ओर थी। सुबह की किरणें भी उस पर कोमल थीं, उसके चेहरे को रोशन कर रही थीं। क्या उसने वास्तव में उससे माफी मांगी? किस लिए? नहीं, उसे कभी उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम्हें किसी भी चीज के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है, निखिल ने खुद को बोलने के लिए मजबूर किया। उसकी आवाज पहले से कहीं अधिक कर्कश हो गई। यह मैं हूं। मैं वह हूं जो तुमसे माफी मांगता हूं। अपने संयम को टूटने से रोकने के प्रयासों के बावजूद निखिल की आंख से अभी भी एक आंसू गिरा, उसके बाएं गाल से नीचे फिसल गया। ये सूरज की रोशनी में धीरे से चमक गया। एलिना ने अपने होंठ भींच लिए क्योंकि उसने अपने हाथों को मुट्ठियों में भींच लिया। उसने निखिल के चेहरे तक पहुंचने से खुद को रोक लिया ताकि उसके आंसू पहुंच सके, जैसे वह पहले अनगिनत बार करती थी। हमें पहले बैठना चाहिए, एलिना ने फिर से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में थोड़े कंपन का संकेत था। क्या हम वहां चलें? मुझे पता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। निखिल ने अजीब तरह से सिर हिलाया। उसका जवाब लगभग एक फुसफुसाहट था, जी।
एलिना ने मेहराब की ओर इशारा किया जहां उसने पहले निखिल का इंतजार किया था। विस्टेरिया की नाजुक छतरी के ठीक नीचे बगीचे की कुर्सियों और एक मेज का एक सेट रखा गया था। निखिल ने अपना दाहिना पैर एक कदम आगे बढ़ाया, महसूस किया कि उसका पूरा शरीर अचानक कमजोर हो गया। उसके कदम धीमे थे क्योंकि वह एलिना के पीछे मेहराब तक गया। उसकी भूरी आंखों ने पीछे से उसकी आकृति का पता लगाया। अगर यह पहले होता तो निखिल आगे बढ़ने और एलिना को गले लगाकर आश्चर्यचकित करने में संकोच नहीं करता। उसकी मधुर हंसी आमतौर पर तब होती थी जब उसे एहसास होता था कि उसने क्या किया है। वह अपने चेहरे को उसके रेशमी बालों में दफनाने से पहले उसके चारों ओर अपनी बाहें कसकर जवाब देता था। शांत हो जाओ, वह जो भी कहना चाहती है मुझे उसे सुनना होगा। इतने लंबे समय तक गायब रहने के बाद एलिना की अचानक वापसी के पीछे का रहस्य अभी भी निखिल के दिमाग में घूम रहा था। अनगिनत क्यों के बीच वह किसी भी बुरी खबर को सुनने से डरने के अलावा मदद नहीं कर सका। मेज के पार लोहे की कुर्सी पर बैठे निखिल ने अपनी पीठ सीधी रखी। उसकी भूरी आंखें कभी एलिना के चेहरे से दूर नहीं भटकी जो उससे ज्यादा शांत थी। सूरज की रोशनी मेहराब से लटकी हुई हरी भरी विस्टेरिया पंखुड़ियों के माध्यम से छनती थी, उन पर नरम छाया डालती थी। हल्की हवा ने ताजी हवा फैला दी जो खिले हुए फूलों की मीठी फूलों की खुशबू से भरी थी। तुम कैसे हो? एलिना ने अपने होंठ खोले, अजीब खामोशी को दूर भगाने की कोशिश की। उसकी नरम हरी आंखें निखिल की भूरी आंखों में लॉक थीं, जो अब कुछ लालिमा के साथ थीं। ठीक, मेरा मतलब है, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? निखिल ने पहला शब्द बोलने के बाद जल्दी से जोड़ा। उसने अनजाने में अपने घुटनों को पकड़ लिया, उसकी हथेलियों के पीछे नसें धड़क रही थीं। मैं भी अच्छी हूँ, एलिना ने एक बार सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह अपने अगले शब्दों पर विचार कर रही है। उसने चुपचाप निखिल का आकलन किया और कहा, मेरी वापसी ने तुम्हें चौंका दिया, है ना? निखिल ने कड़े सिर के साथ जवाब दिया। वह बोलना चाहता था लेकिन वे शब्द उसके गले में अटक गए। एलिना मुस्कुराई, भले ही फीकी। एक नर्म आह भरते हुए उसने बोलना जारी रखा, ये समझते हुए कि निखिल शब्दों के नुकसान में था। मेरे अनुरोध को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। मैंने सोचा तुम मुझे देखना नहीं चाहोगे। उसका आश्चर्य दिया गया था। उसने बहुत भविष्यवाणी की थी जब उसने उसे ईमेल भेजने का फैसला किया था। फिर भी वह उसके लिए बुरा महसूस करने के अलावा मदद नहीं कर सकी। आखिरकार वह पिछले 5 वर्षों से ऐसे जी रही थी जैसे वह मर चुकी हो। उनके पास एकमात्र संचार वह पत्र था जो उसने उसे भेजा था, भले ही एक तरफा। निखिल ने चुप रहने के लिए चुपचाप खुद को डांटा। यह उसकी उथल पुथल भरी भावनाओं से बह जाने का समय नहीं था, और वह एक बार फिर उसे खुद को स्पष्ट करना चाहता था। एलिना, जब जब तुम पहले चली गई थी, मैंने तुम्हें इसके लिए कभी दोषी नहीं ठहराया, एक बार भी नहीं। वहाँ, उसने कह दिया। निखिल ने उत्सुकता से एलिना की आंखों के थोड़ा चौड़ा होने के तरीके को देखा। उसने पलकें झपकाई, उस पर उसकी नज़र खाली थी। ये सोचकर कि उसने उस पर विश्वास नहीं किया, उसने दोहराया, मैं तुम्हारी रक्षा करने में विफल रहा, एलिना। मैं चाहूंगा कि तुम भाग जाओ अगर इसका मतलब है तुम सुरक्षित रहोगी। निखिल ने अपनी विफलता को स्वीकार किया, चाहे उसके दिल में कितना भी पछतावा क्यों न हो। वह अपना बदला लेने में इतना मग्न था कि उसने अपनी सुरक्षा के बारे में एलिना की दलीलों को नज़रअंदाज कर दिया, जिसमें शामिल है वो बच्चा जिसे वह अपने भीतर ले गई थी। एलिना ने अपना चेहरा नीचे कर लिया, अब निखिल की आंखों में देखने में असमर्थ। उसने अपने हाथों को घूरा, अब एक साथ क्लैप्सिंग। उसके दिल में अपराध बोध का वजन उसके विवेक में गहरा हो गया। उसके पास बहुत सी चीजें थीं जो वह उसे बताना चाहती थी। वह कैसे प्रतिक्रिया देगा? क्या उसका गुस्सा आएगा? आखिरकार वह जानती थी कि उसकी भावनाएं कितनी जायज थीं। आह भरते हुए एलिना ने खुद से कहा कि उसे अब इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। भले ही निखिल को किसी भी बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन तथ्य ये था कि उसने उसे कीमती 5 साल लूट लिए थे। मैं इस तरह तुम्हारे सामने नहीं आना चाहती और नहीं इतने लंबे समय तक चले जाने के बाद तुम्हारे जीवन को बाधित करने का इरादा रखती हूँ, लेकिन मुझे कुछ चीजें ठीक करनी हैं। एलिना की आवाज़ अभी भी कुछ झटके का संकेत दे रही थी, दृढ़ लग रही थी। उसने अपनी ठुड्डी उठाई, एक बार फिर अपनी आंखें निखिल के साथ लॉक कर दीं। एलिना की टिप्पणियों ने निखिल को भ्रमित कर दिया। उसका दिल मानता था कि उसने कभी उसके साथ गलत नहीं किया, इसके बजाय यह विपरीत था। एलिना, तुम जानती हो कि कृपया मुझे पहले बोलने दो, एलिना ने निखिल को बाधित किया। उसका लहजा सख्त था। तुम सोच सकते हो कि केवल तुमने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन मैं भी वैसी ही हूँ, नील। मैंने तुमसे एक महत्वपूर्ण मामला छिपाया है। निखिल चकित था। वह नहीं सोच सकता था कि एलिना ने उससे किस तरह की महत्वपूर्ण बात छिपाई थी। भले ही उसने वास्तव में किया हो, उसका मानना था कि उसके पास इसके लिए सही कारण थे। उस पर उसका विश्वास बस ऐसा ही था, हजारों साल पुराने जैतून के पेड़ की तरह अडिग, तूफानों और सभी के खिलाफ प्रतिरोधी। लाचारी ने एलिना के दिल को घेर लिया। वह समझ गई कि निखिल के दिमाग में क्या था।
पिछले 5 वर्षों में उसे न देखने के बावजूद वह बता सकती थी कि उसके विचार क्या थे। इस पूरे समय एलिना ने फिर से शुरू किया। उसकी आवाज़ उसके पछतावे के भारीपन से लदी हुई थी। मैंने हमारी बेटी को तुमसे छिपाया है। मैंने तुम्हें उसके पिता होने के मौके से लूट लिया है। एलिना के शब्दों का दूसरा भाग निखिल के दिमाग में दर्ज नहीं किया गया था क्योंकि शुरुआत उसे सदमे में जमाने के लिए पर्याप्त थी। एक बेटी, उनकी एक बेटी थी। उन्होंने 5 साल पहले अपना बच्चा नहीं खोया। एपिसोड 146। वह स्वार्थी थी, पूरी तरह से घृणित। निखिल के लिए दुनिया रुक गई। हवा चलना बंद हो गई, फूल नाचना बंद हो गए और पृथ्वी परिक्रमा करना बंद हो गई। निखिल ने अभी यही महसूस किया। एलिना के शब्दों ने निखिल को जमा दिया। उसकी आंखें आश्चर्य में खुल गईं, जैसे उसके शरीर से खून निकल गया हो। उसका चेहरा सफ़ेद चादर की तरह पीला था। उसकी पीठ पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। वेड, एक बेटी। हमारे पास एक बेटी है। तुम्हारा मतलब है पहले वाला बच्चा? एक अदृश्य रस्सी निखिल के गले को घूंटती हुई प्रतीत होती थी, जिससे वह असंगत रूप से बोल रहा था। आंसुओं की ताजी लहरें उसकी आंखों में दौड़ गईं, जिससे उसकी दृष्टि पहले से भी धुंधली हो गई। निखिल के सवाल संदेह के साथ बुने हुए एलिना के दिल को छू गए। पलकें झपकाते हुए उसने उसे खाली देखा क्योंकि उसने उससे इस तरह की प्रतिक्रिया की कल्पना नहीं की थी। तुम हैरान क्यों लग रहे हो? एलिना ने पूछा। उसका लहजा सतर्क था। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं जबकि उसकी हरी आंखें संकुचित हो गईं। क्या तुमने सोचा था कि जब हम मिलेंगे तो मैं हमारे बच्चे का उल्लेख नहीं करूंगी? एलिना निखिल को घूर रही थी। उससे ऐसे सवाल सुनना अजीब लग रहा था। साथ ही उसने संक्षेप में उन ईमेल को याद किया जो उसने पहले उसे जवाब दिए थे। एलिना ने देखा कि निखिल ने उनके बच्चे के बारे में थोड़ा सा भी सवाल नहीं पूछा, जिसे उसने अब तक उससे छिपा रखा था। फिर भी उसने मान लिया कि वह मिलने के बाद उससे पूछना पसंद करेगा। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। अपने दिल में धड़कते दर्द के कारण सांस लेने में संघर्ष करते हुए निखिल की आंखों ने आखिरकार कुछ स्पष्टता हासिल की। उसके होंठ कांप रहे थे, फिर भी उसके लिए बोलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने खुद को मजबूर किया। डिडंट यू, क्या तुमने नहीं मिसकराज किया जब तुम भाग गई थी? निखिल को एलिना द्वारा छोड़े गए खून के निशान स्पष्ट रूप से याद थे। गहरा गहरा लाल छवि उसकी रातों को परेशान करती थी। इस पूरे समय निखिल ने सोचा कि खून एलिना की संभावित चोटों से आया है, या इससे भी बदतर हमले के कारण गर्भपात से। उसका मानना था कि यह उन कारणों में से एक था कि उसने सालों बाद भी छिपना क्यों चुना। लेकिन उनकी एक बेटी थी। क्या बच्चा वास्तव में सुरक्षित पैदा हुआ था? निखिल के नए सवालों ने एलिना को चकित कर दिया। अनगिनत विचार उसके दिमाग में टकराए क्योंकि उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सभी उस पर चिल्ला रहे थे, प्रमुख रूप से सुने जाने के लिए। नील, तुमने सोचा कि मैंने मिसकराज किया पहले? एलिना ने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज़ मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वह इसे अपने कानों में गूंजते हुए सुन सकती थी। यही एकमात्र बात थी जो निखिल कह रहा था। उनके बच्चे के बारे में जानने पर उसके चेहरे पर स्पष्ट सदमे से एलिना का मानना था कि वह अपने आश्चर्य को नकली नहीं बना रहा था। हाँ, इस पूरे समय मैंने सोचा कि तुमने मिसकराज किया। मैंने खून देखा था हमारे घर में पहले। निखिल की एक ही कड़ी सिर हिलाना। उसके मौखिक उत्तर के बाद एलिना के संदेह की पुष्टि की। सच्चाई का एहसास करते हुए पछतावे की एक और लहर उसके दिल के किनारे से टकराए। ये कैसे हो सकता है? अगर उसे यकीन था कि उसने उस हमले के दौरान अपना बच्चा खो दिया जिसने उसे भागने के लिए मजबूर किया, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा वह भारी अपराधबोध के अधीन था? भयानक विचार पर एलिना की आंख मुड़ गई। उसकी आंखें निखिल पर बनी रहीं, लेकिन उसकी दृष्टि अचानक धुंधली हो गई। निखिल अनजाने में खड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। एलिना, तुम्हारे सवाल, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुमने बच्चा नहीं खोया? तुमने पहले मिसकैरेज नहीं किया? निखिल की आवाज़ पहले से ज़्यादा कांप रही थी। वह अपने भारी धड़कते दिल की तेज बजने से अपनी आवाज़ लगभग नहीं सुन सकता था। क्या वह उसे सच बता रही थी? क्या वह थी? नील, मैंने अपना बच्चा नहीं खोया। एलिना ने अपना सिर हिलाया। उसके लहराते बाल उसके चेहरे को आंसुओं के कगार पर ले आए। खून मेरा था, लेकिन वह सुरक्षित है। वह सुरक्षित थी। थर्ड, निखिल अपनी कुर्सी पर वापस गिर गया। धातु के पैरों ने एक तेज चीखती गूंज छोड़ दी। एहसास ने उसे सुन्न कर दिया। उसकी आंखों का बांध टूटने से पहले उसे गतिहीन बना दिया। एलिना ने अपना चेहरा नीचे कर लिया, निखिल के आंसुओं से भरे चेहरे को देखने में असमर्थ। अपार अपराधबोध ने उसके दिल में प्रहार किया। उसे याद दिलाया कि उसने इस आदमी को कितना दर्द दिया था। नील, आई एम सॉरी। तुमने खुद को इस पूरे समय दोषी ठहराया क्योंकि तुमने सोचा कि मैंने अपना बच्चा खो दिया। निखिल ने न तो सिर हिलाया और न ही मौखिक रूप से जवाब दिया। उसकी आंखों से और आंसू बह निकले। उसके चेहरे पर स्पष्ट लकीरें छोड़ दीं। उनका बच्चा सुरक्षित था।
उनका बच्चा सुरक्षित था, उनका बच्चा सुरक्षित था। निखिल ने अनजाने में अपने दिमाग में वही शब्द दोहराए, जैसे कि उसे डर था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सच्चाई झूठ होगी। उसने धीरे धीरे पलकें झपकाई, एलिना पर अपनी धुंधली नज़र को शून्य कर दिया। पछतावा, यह उसके चेहरे पर इतना स्पष्ट था। एलिना। निखिल ने अपनी प्रेमिका का नाम पुकारा। वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया क्योंकि उसने वही सवाल पूछा जो उसने पहले खुद को रोक रखा था, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? शुरुआत में उसने उसे छूने से परहेज किया, ये जानते हुए कि उसने ऐसा करने का अधिकार खो दिया है। लेकिन इस सारे खुलासे ने उसकी गर्मी महसूस करने के लिए उसकी हताशा की भावना को बढ़ा दिया। वो अब अपनी तड़प को छिपाने से खुद को नहीं रोक सकता था। एलिना ने अपनी आंसुओं से भरी आंखें रगड़ी। उसने निखिल को घूरा, उसकी आंसुओं से भरी भूरी आंखों में गुस्से या निराशा के निशान खोजने की कोशिश की। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, एलिना ने शुरू किया, उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान। मैंने तुम्हें धोखा भी दिया है, और फिर भी तुम अब भी मुझे गले लगाना चाहते हो? इसके बावजूद कि यह जानबूझकर नहीं था, एलिना ने स्वीकार किया कि उसकी कार्रवाई ने निखिल को भ्रमित किया था। उसने वर्षों तक उससे उनके बच्चे के अस्तित्व को छिपाया, जिससे वह सबसे खराब सोचने लगा। वो स्वार्थी थी, पूरी तरह से घृणित। निखिल ने एलिना के लिए कुछ धीमे कदम उठाए। वो उसके ठीक सामने रुका, उसकी आंखें उसके आंसुओं से भरे चेहरे में ऊब गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कोई फर्क नहीं पड़ता, यह मेरे लिए कभी मायने नहीं रखता। निखिल की स्वीकृति ने एलिना के दिल को आत्मघृणा के खंजर से चुभा दिया। उसे उम्मीद थी कि उनकी पहली मुलाकात आंसुओं से लदी हो सकती है, लेकिन इस तरह से नहीं। एलिना ने अपना सिर हिलाया। अभी भी अपनी सीट पर रहते हुए उसने अपने हाथों को कसकर भींच लिया। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे गड़ गए। अगर वह अपने दिल की फुसफुसाहट का पालन करती तो पहले उस तक पहुंचने के लिए उसकी पीड़ा वर्षों तक नहीं बढ़ती। यह महसूस करते हुए कि उसने उसे कितनी क्रूरता से आत्मयातना के अधीन किया, वो अब उसका सामना करने के लिए बहुत शर्मिंदा थी। यह उससे पूरी तरह से अलग था जिसकी उसने उम्मीद की थी। मैंने तुम्हें खुद से नफरत करवाई क्योंकि मैंने हमारे बच्चे को छिपाया। तुमने सोचा वह मर गई थी। क्यों तुम मुझसे नाराज नहीं हो? एलिना जानती थी कि यह उसके और निखिल के बीच एक गंभीर गलतफहमी थी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ने उसे बताया कि उसके भीतर क्रोध के निशान भी नहीं थे। क्योंकि निखिल का गला भर आया, उसके होंठ कांप रहे थे। बस यही मायने रखता है कि तुम सुरक्षित हो, तुम और हमारा बच्चा दोनों। इससे पहले कि एलिना प्रतिक्रिया दे पाती, निखिल ने उसे पहले ही अपनी बाहों में लपेट लिया था। उसके आंसू उसकी शर्ट में रिसने लगे जैसे उसके आंसू उसके कंधे पर निशान छोड़ गए। एपिसोड 147। उनकी प्यारी बेटी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। एलिना अपने आंसुओं के बीच हौंफ रही थी, निखिल से वही माफी दोहरा रही थी। उसने उसके चारों ओर अपनी बाहें कस लीं, महिला को आश्वस्त किया कि उसने कोई माफी नहीं मांगी। तुमने वो सबसे अच्छा काम किया जो तुम सोच सकती थी, अपनी सुरक्षा के लिए, जब मैं तुम्हें विफल कर गया। निखिल ने अपने दिल में चल रही परस्पर विरोधी भावनाओं को शांति से ट्रेस करने की कोशिश की। उनमें से कोई भी गुस्सा नहीं था। भले ही उसे कुछ क्रोध महसूस हुआ हो, ये खुद पर निर्देशित था। फिर भी मैंने हमारी बेटी को तुमसे छिपाया। आई एम सॉरी, मुझे इतना समय लगा लौटने में। सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए एलिना हिचकी ले रही थी क्योंकि उसने बोलने की कोशिश की। निखिल की शर्ट के पीछे उसकी पकड़ ढीली हो गई क्योंकि उसके पूरे शरीर में कंपन भड़क उठी। उसने हताशा से कपड़े को वापस पकड़ लिया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन मुझे पता है कि मैंने तुम्हें पहले कितना निराश किया है। मुझे तुमसे फिर से मिलने की उम्मीद नहीं थी, एलिना। निखिल ने आह भरी। अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी शिकन उसके माथे को खराब कर गई। एलिना के अब उसकी बाहों में होने के बावजूद निखिल ये सोचने में मदद नहीं कर सका कि यह एक सपना हो सकता है जिसे उसे जल्द ही जबरन जागना होगा। वो यहाँ है, वो असली है, वो अब मेरे साथ यहाँ है। निखिल ने अपने दिल में वही शब्द चुपचाप दोहराए, अपनी अविश्वास की भावना को कम करने की उम्मीद में। अपनी धुंधली आंखों के माध्यम से आंसुओं से लदी उसने अपनी उंगलियों को उसके परिचित नर्म सुनहरे बालों के बीच देखा। वो असली थी, उसका प्यार वापस आ गया था। न तो निखिल और न ही एलिना को एहसास हुआ कि कितना समय बीत गया जब उन्होंने आखिरकार रोना बंद कर दिया। सौभाग्य से लटकती विस्टेरिया और मेहराब ने उन्हें काफी गोपनीयता प्रदान की क्योंकि कुछ आगंतुक बगीचे में दिखाई देने लगे थे। क्या हम पहले अपना चेहरा धो लें? निखिल ने पूछा। उसकी आवाज़ शांत और कर्कश थी, फिर भी थोड़ी उम्मीद थी। हमारे पास बात करने के लिए और भी बहुत कुछ है। हम वाई यस, हमें चाहिए। उसकी आवाज़ मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। एलिना ने कुछ बार सिर हिलाया। उसने चुपचाप निखिल को अपनी आंखों के नीचे अपने अंगूठे रगड़ने दिए, महसूस किया कि उसके स्पर्श की गर्मी उसकी त्वचा के नीचे रिस रही है। सालों बाद भी उसने अभी भी उसके कोमल स्पर्श से वही कोमलता महसूस की। वहाँ एक पानी का नल है, आओ। एलिना ने बस फिर से सिर हिलाया।
धीरे धीरे अपने पैरों पर उठते हुए वह ये सोचने में मदद नहीं कर सकी कि जब उसने अपना पहला कदम उठाया तो उसके पैर कमजोर महसूस हुए। वह लगभग लड़खड़ा गई इससे पहले कि वह जल्दी से अपने पैरों को सीधा करे। एलिना ने अपनी ठुड्डी ऊपर की, निखिल को देखा जब उसने उसकी कमर पकड़ ली। उसकी पकड़ मजबूत थी, उसे अपनी पकड़ में सुरक्षित कर रही थी। तुम अस्थिर लग रही हो, निखिल बोला, जैसे एलिना की नज़र के पीछे का अर्थ समझ रहा हो। क्या तुम चल सकती हो? मैं कर सकती हूँ। फिर भी धन्यवाद। निखिल ने सिर हिलाया क्योंकि उसने अजीब तरह से एलिना की कमर से अपना हाथ हटा लिया। उसने उसे पानी का नल दिखाया, विस्टेरिया से ढके मेहराब से कुछ फीट दूर। अपने चेहरे धोने के बाद एलिना और निखिल गार्डन टेबल पर लौट आए। एक बार फिर एक दूसरे के सामने बैठे। हल्की हवा ने आगंतुकों से बेहोश और अस्पष्ट बातचीत की। एलिना और निखिल काफी समान दिख रहे थे, उनकी लाल और सूजी हुई आंखों से लेकर उनके चेहरों पर उदास भाव तक। नील, सतर्क रहने के बावजूद, एलिना ही थी जिसने भारी चुप्पी तोड़ी। उसकी हरी आंखें निखिल की भूरी आंखों पर टिकी थीं। क्या तुम उसकी तस्वीरें देखना चाहते हो? एलिना ने मेज पर रखने से पहले अपना फोन निकालना शुरू किया। उसका नाम मैंने तुम्हें नहीं बताया। हमारी बेटी का नाम है ना? उसका नाम क्या है? निखिल ने पूछताछ की। उसकी आवाज़ अभी भी कम और कर्कश थी, फिर भी उसकी उम्मीद की एक झलक दिखा रही थी। क्या मैं उसकी तस्वीरें देख सकता हूँ? वह कैसी दिखती थी? क्या उसके पास एलिना जैसी ही प्यारी विशेषताएं होंगी? या क्या उसके पास भी उसकी थोड़ी विशेषताएं होंगी? निखिल ये कल्पना करने में मदद नहीं कर सका कि उनकी बेटी किसके बाद सबसे ज्यादा गई। उसे एलिना से ये कहना याद आया कि उसे उम्मीद है कि उनका बच्चा, चाहे कोई भी लिंग हो, उसके बाद और अधिक लेगा। एलिना ने अपने होंठ खोले, नाम को अपनी जीभ से बाहर निकलने दिया। उसका नाम लावण्या है, निकनेम लावू। निखिल दंग रह गया। उसकी भूरी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई जब उसने एलिना द्वारा इतनी धीरे से बोला गया नाम सुना। उसके बाद उसके होठों पर एक गर्म मुस्कान थी। लावण्या, यह वह नाम था जो निखिल ने चुना था जब एलिना ने सालों पहले संभावित बच्चों के नामों के बारे में पूछा था। अगर उनके पास एक लड़की होती तो वह उसका नाम लावण्या रखना चाहता था, जिस पर एलिना आसानी से सहमत हो गई। इसका मतलब है सुंदरता और अनुग्रह। नील, ये हमारी प्यारी बच्ची के लिए एक अच्छा नाम है। निखिल को अभी भी याद है कि एलिना ने उसे नाम चुनने के बाद क्या बताया था। इसके अर्थ ने उसे और भी अधिक प्यार किया। लावण्या, हाँ, यह एक प्यारा नाम है हमारी बेटी के लिए। निखिल ने खुद नाम का उच्चारण करने की कोशिश की। उसे एहसास नहीं हुआ कि उसके होंठ भी मुस्कान में बदल गए, भले ही फीके। ये सोचकर कि एलिना ने अभी भी उनकी बेटी के लिए वह नाम चुना है, निखिल का दिमाग और अधिक शांत हो गया। उसके भीतर कुछ हल्का फड़फड़ाया, धीरे से उसके दिल के खिलाफ ब्रश किया। यह वह है। एलिना ने अपना फोन निखिल की ओर धकेला, पीठ ऊपर की ओर थी। मैंने अभी उसकी तस्वीरें तुम्हारे ईमेल पर भी भेजी हैं। पलकें झपकाते हुए निखिल एलिना के फोन के लिए पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि उसकी आंखें चिकनी धातु के पीछे घूर रही थीं। उसकी तस्वीरें, हमारी बेटी की, लावण्या की तस्वीरें यहाँ हैं। निखिल ने एलिना का फोन अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था, जैसे पलक झपकाने के लिए अनिच्छुक। वह इसे देखता रहा क्योंकि उसने धीरे धीरे फोन को ऊपर की ओर घुमाया जिससे वह स्क्रीन देख सका। यह वह है। निखिल की आवाज़ टूट गई जब उसकी आंखों ने स्क्रीन पर प्रदर्शित फोटो देखी, एक युवा और प्यारी छोटी लड़की की जो एक बनी प्लशी पकड़े हुए थी। हाँ, एलिना ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में ताजे आंसू चमक रहे थे। वह हमारी बेटी है। निखिल ने अपना निचला होंठ काट लिया, महसूस किया कि उसका पूरा शरीर फिर से कांप रहा है। उसकी आंखें लावण्या को देख रही थीं, यह महसूस करते हुए कि उनकी आंखों के रंग का भूरा रंग एलिना के सुनहरे रंगों के साथ कितना मेल खाता है। लावण्या, उनकी प्यारी बेटी, फोटो में चमकते हुए मुस्कुरा रही थी। उसके लंबे लहराते बाल ट्विन पिगटेल्स में बंधे थे, एलिना के साथ वही सुनहरे रंग साझा कर रहे थे। उनकी बेटी, वह उनकी बेटी थी, वह जिसे उसने कभी नहीं सोचा था कि सांस लेगी और जीवित रहेगी। ड्रिप, निखिल के दाहिने गाल से एक अकेला आंसू टपक पड़ा। TABLESTART ओरिजिनल नेम, एलियसेस, इंडियन नेम, निकनेम, रिलेशन, फैमिली नोट्स। लैरिएट एवंस, लैरिएट एल्शर, लेटी, अनाया मल्होत्रा, अनु, एन, लेटी, एनआई, एनी, प्रोटैगनिस्ट, बायोलॉजिकल डॉटर ऑफ द मल्होत्रास, अडॉप्टेड बाय मिसेस शर्मा। डेमियन शूमन, डेमियन, ध्रुव सिंघानिया, ध्रुव, अनाया's cheating ex-boyfriend, heir to the Singhania group. स्टेफनी एल्शर, फनी, ईशानी मल्होत्रा, इशू, adopted daughter of the Malhotras, antagonist, locked herself in her room after the wedding disaster. Samantha Elsher, Samantha, Sunaina Malhotra, Sunaina, Anaya and Ishani's mother, indifferent to Anaya's ordeal, only worries about Ishani. Jonathan Elsher, Jonathan, Jayesh Malhotra, Jayesh, Anaya and Ishani's father, head of Malhotra Group.
Madeline Albert Maddie, Myra Rathod Myra, Anaya's best friend, Kabir's cousin, supports Anaya and Kabir. Rudiger Alvord, Rudy, Eddie, Kabir Rathor, Kabi, Eddie, male lead, outcast heir of the Rathors. Anaya calls him Kabi, Myra calls him Eddie. Matthias Silvera, Matthias Rohan Gupta Rohan, Matt, Ishani's ex-fiancé, exposed Ishani's affair. Nicholas Delaney, Grandpa, Vikram Oberoi, Nanaji, Grandpa, Anaya's maternal grandfather, chairman of Oberoi Industries. Mrs. Evans, Granny, Mrs. Sharma, Nani, Anaya's adoptive grandmother, raised Anaya for 16 years. Dr. Carter, Dr. Verma, Anaya's physician at the hospital. Albert family, Rathor Parivar, a powerful business family, rivals of the Malhotras. Elsher family, Malhotra Parivar, Anaya's biological family, a powerful business family. Schumann Group, Singhania Group, Dhruv's family company. Silvera family, Gupta Parivar, Rohan's family, in a marriage agreement with the Malhotras. Delaney Industries, Oberoi Industries, Vikram Oberoi's company. Avalokya Private Hospital, Arogya Elite Hospital, high-end private hospital in Mumbai. Avaloria City, Mumbai, the main city setting for the story. Suit or Tie Cafe, the Gentleman's Lounge, Myra's butler-themed cafe. Celesta Villa, Myra's apartment complex. Lumina Spring, Anaya's preferred apartment complex. Boulevard Suites, Anaya's luxurious apartment complex. Nathaniel, Nate, Nikhil, Nate, Kabir's associate, friend, handles business investments for Kabir. William, Vikram, staff at the Gentleman's Lounge, a butler-like staff member. Joshua, Yash, staff at the Gentleman's Lounge, a butler-like staff member, helped Anaya after her accident. Eldaria Heights, Indraprasth Heights, a luxurious neighborhood in Mumbai. Azure Bay, a private island chosen for Ishani's wedding, location of the cabin. Willowbrook Lake Park, Kamal Sarovar Park, a lake park in Mumbai where Anaya and Kabir have their first date. Faulkner Investment, Vikrant Investments, an investment company Kabir works with for. Run by Nikhil. Sikasal, Sagar Kinara, a coastal district in Mumbai where Nikhil lives. Tristan, Tapan, Nikhil's housekeeper, a long-time employee at Nikhil's manor. Felicia Walters, Myra's mother, Kabir's aunt, cared for Kabir after her divorce from Martin Rathor. Martin Rathor, Myra's father, Kabir's uncle, had a complicated relationship with his daughter and nephew. Declan Elsher, Dev Malhotra, Dev, Anaya's eldest older brother, heir to Malhotra Group, shows concern for Anaya. Alaric Elsher, Eric, Arav Malhotra, Arav, Anaya's second older brother, a surgeon, mentioned in context of past indifference and beating Leon. Raphael Elsher, Ray, Rajveer Malhotra, Raj, Anaya's third older brother, a pro gamer, shows concern for Anaya. Elsie Clark, Elena Sharma, Nikhil's lost love, mentioned in photos and memories. Amber Anderson, Amrita Ahuja, Ishani's sycophantic friend, antagonist at the wedding. Selina Bennett, Selina Bakshit Seelig, Dev's girlfriend, present at the wedding. Mr. Turner, Mr. Tandon, Kabir's attorney, renowned for efficiency. Fabian Mendez, Farhan Merchant, Nikhil's assistant, mentioned as his second in charge. Edenia Avenue, Phoenix Palladium, a popular shopping mall in Mumbai. Sparkleo Tanishq, a well-known Indian jewelry store where they buy their wedding rings. Anel Style, a boutique brand, kept the original name as it sounds like a plausible brand name. Manor Koti Bungalow, Nikhil's large residence, replaced with a more Indian term for a large house. Courthouse, Adalat Kacheri, place for legal proceedings, replaced with a common Hindi term. Attorney, Vakil, legal professional, replaced with a common Hindi term. Chairman Faulkner, Chairman Russell Vikrant, Nikhil's adoptive father, full name added. Ivan Ishan, Rohan's assistant, replaced with a suitable Indian name. House husband, a husband who manages the household, kept as English term, more urban. Mr. Brian Kingsley, Brijesh Khanna, Vikram Oberoi's right-hand man, mentioned by Anaya. Serenade Hill, Vikram Oberoi's residential area, kept the name as it sounds like a plausible name for a posh locality in Mumbai. Velandia, India, the country setting, replaced with a generic but clear equivalent. Helgard Leela, head housekeeper at Vikram Oberoi's manor, mentioned by Dev in context of finding Anaya's old dress. Cottagecore, fairycore, dehati or pariyon wali sajawat, aesthetic terms, replaced with a descriptive Hindi phrase.
Dechirant Hriday Vidarak, French term for heart-wrenching, replaced with a Hindi equivalent. Desesperament Betabi se, French term for desperately, replaced with a Hindi equivalent. Matthew Rathore, Matthew Madhav Rathore, Madhav, current head of the Rathore family, replaced with a suitable Indian name. Moonville, Moonville, village where Anaya was found. Ambawood, Ambawood, village where Anaya lived before Moonville. VibeTube, YouTube, video sharing platform, direct Indian equivalent. Mr. Dreamer, Mr. Dreamer, Anaya's favorite YouTube singer, secretly Kabir. Summertulip, Anaya's screen name on YouTube. Alana Silvera, Alana, Alia Gupta, Alia, Rohan's younger sister, replaced with a suitable Indian name. Vincent Alvord, Vincent, Vivek Rathore, Vivek, Kabir's younger brother, current Rathore heir, antagonist, confronts Kabir at the cafe. Mr. Peter Hayes, Mr. Hayes, Mr. Prakash Sharma, Mr. Prakash, manager of Lumina Spring apartment building, helps Anaya deal with Dhruv. Blossom Phoenix Middle School, Push-Up Vihar Middle School, the school where Anaya works as a teacher. Navona, London, the country where Nikhil is from. Bernard Langston, Brijesh Pandey, Mr. Pandey, Madhav Rathore's close aide, replaced with a suitable Indian name. Edmund Knowles, Ishwar Khanna, Mr. Khanna, CEO of Phoenix Palladium, replaced with a suitable Indian name. Mr. R, Mr. Franklin Lowell, Mr. Lowell, the Delaney family lawyer, kept surname as it's plausible in Mumbai. Madam Charlotte Delaney, Charulata Oberoi, Charu, Anaya's deceased maternal grandmother, replaced with an Indian name. Freda, Freya, Ishani's friend, antagonist at the wedding. Leon, Arav's friend, Ishani's secret lover, blackmailing Ishani into marrying him. Lariat Elsha, Lariat, Anaya Malhotra, Anu, Anne, Letty, Any protagonist, biological daughter of the Malhotras, her brothers call her Anu or Lari. Adam Delaney, Adam Oberoi, Anaya's maternal uncle, Vikram Son, new character addition. Sophia Delaney, Sophia Oberoi, Adam's wife, new character addition. Mr. Silvera, Mr. Gupta, Rohan's father, head of Gupta Logistics. Mrs. Silvera, Mrs. Gupta, Rohan's mother, furious at Ishani and the Malhotras. Chairman Silvera, Chairman Gupta, Rohan's father, head of Gupta Logistics, mentioned in context of Nikhil's invitation. Dr. Larson, a doctor brought by Vikram Oberoi, name kept as it sounds plausible. Whole family, Leon's family, name kept as it sounds plausible. Andrea Faulkner, Andrea Vikrant, Mrs. Vikrant, Nikhil's adoptive mother, wife of Russell Vikrant. Russell Faulkner, Russell Vikrant, Chairman Vikrant, Nikhil's adoptive father, Chairman of Vikrant Investments. Bananas about groceries, Go Bananas Mart, a quirky grocery store name in Mumbai. Uncle David, an elderly man Kabir met in London. Havenshire, Hampstead, a place in London where Kabir lived with his aunt. Bill Bahadur Kaka, security guard at Anaya's school, friendly guard. Nora Neha, Anaya's colleague teacher at Push-Up Vihar. Phoebe Pooja, Anaya's colleague teacher at Push-Up Vihar. Bella, Anaya's colleague teacher at Push-Up Vihar. Principal Lawrence Smith, Principal Lokesh Sharma, Mr. Lokesh, Principal of Push-Up Vihar Middle School, friendly boss. Howard, Harsh, history teacher, colleague of Anaya. Benjamin Bowman Pay, teacher, colleague of Anaya. Juliana Jyoti, former teacher, replaced by a new teacher. Emily Esha, Anaya's colleague, language teacher. Mrs. Holt, Leon's mother, mentioned by Leon. Blossom Grove Park, a park in Mumbai where Anaya and Kabir go biking, kept English name for posh feel. Amethyst Blossoms, a garden in Mumbai suburbs, meeting place for Nikhil and Elena. Lori, Lavanya, Lavu, Nikhil and Elena's daughter, hidden for 5 years, name means beauty grace. Episode 148, तुम बचकर कहाँ गई थी? फूलों और पत्तियों की हल्की सरसराहट और आसपास मौजूद लोगों की धीमी बातचीत के बीच, निखिल और एलेना उन लटकते हुए विस्टेरिया फूलों के नीचे बैठे रहे। निखिल को कोई जल्दी नहीं थी। वह धीरे धीरे अपनी फोन स्क्रीन स्वाइप कर रहा था, एक के बाद एक फोटो देख रहा था। बीच बीच में वह अपनी नम आंखों को पोंछता और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ जाती। फोटोज में लावण्या के बड़े होने के अलग अलग पल कैद थे। एक छोटे से कपड़े में लिपटी हुई नन्ही जान से लेकर फूलों के खेतों में दौड़ती हुई एक प्यारी बच्ची तक। एक फोटो में लावण्या शायद 1 या 2 साल की रही होगी। उसका गोल मटोल चेहरा और हाथ तरबूज के लाल रस से सने हुए थे, जो उसने अपने नन्हे हाथों में पकड़ रखा था। दूसरी फोटो में लावण्या ने फूलों का एक गुच्छा प्यारा सा चेहरा बनाते हुए दिखाया। सूरज की रोशनी में उसकी भूरी आंखें चमक रही थीं। अगली तस्वीर में लावण्या जमीन पर बैठकर एक बकरी के बच्चे को गले लगा रही थी।
डेनिम डंगरी और चमकीले गुलाबी बूट्स पहने वह कैमरा की ओर देखकर हंस रही थी। लावण्या सचमुच एक बहुत प्यारी बच्ची थी। उसने बिना मिले ही निखिल के दिल में अपनी जगह बना ली थी। थैंक यू, एलिना, लावण्या का इतना अच्छे से ख्याल रखने के लिए। ये शब्द निखिल के मुंह से तब निकले जब वह गैलरी के आखिरी फोटो पर पहुंचा। उसने स्क्रीन से अपनी नजरें हटाईं और टेबल के उस पार बैठी एलिना की ओर देखकर मुस्कुराया। बच्ची के चेहरे पर वह चमकती हुई मुस्कान और उसकी सेहत देखकर निखिल को साफ पता चल रहा था कि एलिना ने लावण्या की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, एलिना ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया। उसकी हरी आंखों में अभी भी लालिमा थी। लावू बहुत ही शांत बच्ची है। उसने मुझे कभी ज्यादा परेशान नहीं किया। एलिना सच कह रही थी। लावण्या के जन्म के पहले दिन से ही उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। उसे बस उस नन्ही जान की देखभाल करने की आदत डालनी थी। और यह उन लोगों के सहयोग के कारण भी था जिन्होंने उसकी परवाह की। निखिल ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसने अपनी नजरें वापस फोन स्क्रीन पर टिका दी, अपनी भूरी आंखों को लावण्या की आंखों से मिलाया, जो बिल्कुल उसी की तरह थी। अगर तुम्हारे पास हैं और अगर तुम मुझे अलाउ करो, निखिल ने शुरू किया, उसकी आवाज में अभी भी कंपन था, क्या तुम मुझे उसके कोई वीडियोस दे सकती हो? जब वह छोटी थी, तब के भी। निखिल जानता था कि वह पिछले 5 साल वापस लाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह अफसोसजनक था, लेकिन उसने लावण्या के जीवन के शुरुआती साल खो दिए थे। उसे जन्म के तुरंत बाद उसे गोद में लेने का मौका नहीं मिला, न ही उसकी नन्ही हथेली को अपनी उंगली पकड़ते हुए महसूस कर पाया। उसने उसे अपनी पहली बार चलते हुए नहीं देखा, चाहे वह फर्श पर रेंगना हो या लड़खड़ाते कदमों से चलना। वह उसकी हंसी सुनने और उसे अपनी प्यारी बिना दांतों वाली मुस्कान के साथ पापा बुलाते हुए सुनने से चूक गया था। उसने सब कुछ मिस कर दिया था। अब वह केवल उन फोटोज और वीडियोज के जरिए उन पलों को जी सकता था जो पिछले 5 सालों में लिए गए थे। निखिल की बात समझते हुए एलिना ने सिर हिलाया और आसानी से उसकी रिक्वेस्ट मान ली। उसने टेबल के नीचे अपने हाथ आपस में जकड़ लिए। निखिल ने न चाहते हुए भी फोन एलिना को वापस कर दिया, हालांकि वह जानता था कि उसने उसे कॉपीज ईमेल कर दी हैं। आह भरने से खुद को रोकते हुए उसका दिमाग अगले सवालों पर विचार करने लगा जो उसे पूछने चाहिए थे। 5 साल पहले निखिल बोलते ही रुक गया, अपनी ही अनिश्चितता ने उसे रोक दिया। उसकी नजरें एलिना पर टिकी रहीं क्योंकि उसने चुपचाप उसके चेहरे पर छाए बादलों को देखा। उसने अपने संदेह को पीछे धकेला। तुम कहाँ और कैसे बचकर निकली? अगर तुम नहीं बताना चाहती तो डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ, उस घटना ने तुम्हें बहुत गहरा ट्रॉमा दिया है। निखिल ने वह सब नहीं झेला था जो एलिना ने 5 साल पहले उस दिन सहा था, लेकिन उसका मानना था कि उस अनुभव को सिर्फ बुरा कहना बहुत छोटी बात होगी। एलिना को निखिल से इस सवाल की उम्मीद पहले से थी। उसने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लीं, खुद को इस पल के लिए तैयार करते हुए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। भागने के तुरंत बाद ही मैंने उसे जन्म दिया। लावण्या प्रीमच्योर समय से पहले पैदा हुई थी। भगवान का शुक्र है, उसे केवल 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहना पड़ा। दरअसल मैं देश छोड़ने से पहले 2 महीने तक यहीं इंडिया में ही थी। एलिना के शब्दों ने निखिल को जमा दिया। उसकी आंखें फैल गईं, उसकी भूरी आंखों में सदमा साफ दिखाई दे रहा था। उसने अनजाने में कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस रोक ली। तुम पहले यही थी? निखिल ने पलकें झपकाई, अभी भी एलिना पर विश्वास करने में असमर्थ। लेकिन मुझे तुम कहीं नहीं मिली। निखिल ने एलिना के गायब होने के तुरंत बाद अपने लोगों को उसे खोजने का ऑर्डर दिया था। आखिरी सुराग उनके घर से दूर एक सर्वेलेंस कैमरा में कैद हुआ था। निखिल ने देश के सभी हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में तलाश करवाई थी, ये सोचकर कि एलिना वहां शरण ले सकती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं। तो फिर एलिना ने लावण्या को जन्म कहाँ दिया? उसके आदमी उन्हें क्यों नहीं ढूंढ पाए? निखिल का मानना था कि लावण्या जैसी प्रीमेच्योर बेबी को सामान्य जन्म लेने वाले बच्चों की तुलना में अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। साथ ही एलिना भी अपनी चोटों से उबर रही होगी। अपनी घबराहट से प्रेरित होकर एलिना ने कुछ बार थूक निगला। वह समझ गई कि निखिल ये सुनकर हैरान क्यों था। साथ ही वह ये भी जानती थी कि वह पहले उसे सक्रिय रूप से ढूंढ रहा था। तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ पाए क्योंकि मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स, गोद लेने वाले माता पिता, ने मुझे और लावण्या को छिपा दिया था। निखिल एक बार फिर दंग रह गया। उसे अपनी आवाज मुश्किल से मिली और वह बड़बड़ाया, अडॉप्टिव पेरेंट्स? कौन? लंदन में कुछ अच्छे दोस्तों के अलावा निखिल जानता था कि एलिना का कोई और नहीं था। 5 साल पहले इंडिया में रहने के दौरान भी उसने किसी के साथ गहरी दोस्ती नहीं की थी। एलिना का ये कहना कि उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स ने उसकी मदद की, निखिल के दिमाग में और उलझन पैदा कर गया। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। वालिया परिवार। मैं अब एलिना शर्मा नहीं हूँ, निखिल। मैं अब एलिना वालिया हूँ। लावण्या का भी यही सरनेम है। लावण्या वालिया।
एलिना ने वह सरनेम बुदबुदाया जिसे निखिल ने तुरंत नहीं पहचाना। ये थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कौन। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, उसने उस जोड़े के बारे में और बताया जिसने उसे वयस्क होने के बावजूद गोद लिया था। वे मेरी लेक्चरर के अच्छे दोस्त हैं। तुम्हें याद है, मिसेज माथुर? मैंने उनसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि उनके दोस्त मेरी मदद करेंगे। जब ये हुआ तब वे इंडिया में ही थे। निखिल की शून्य नज़र के नीचे एलिना बोलती रही। उसकी आवाज़ लहराते हुए फूलों और पत्तियों से थोड़ी ही ऊंची थी। मुझे नहीं पता था किससे मदद मांगूं। मैंने मिसेज माथुर को कॉल किया। उन्होंने उन्होंने जल्दी से वालिया परिवार के जरिए मुझे वहां से निकालने का इंतजाम किया। अगर दयालु मिस्टर और मिसेज वालिया न होते, तो एलिना का मानना था कि वह लावण्या को हमेशा के लिए खो सकती थी। एपिसोड 149, नफरत का कोई नामोनिशान नहीं। निखिल एलिना की पिछले 5 सालों से जुड़ी कहानी सुनता रहा। हालांकि उसकी आवाज में थोड़ा भारीपन था, लेकिन उन लटकते हुए विस्टेरिया फूलों के नीचे उस छोटी सी जगह में उसकी बात साफ सुनाई दे रही थी। मैंने मिसेज माथुर से संपर्क किया। मिसेज माथुर वह लेक्चरर थी जिनके साथ एलिना लंदन में सबसे करीब थी। वह अधेड़ उम्र की महिला उसके लिए एक मेंटर की तरह थी। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद भी एलिना उनके संपर्क में थी। जब मैं वहां से भागी, तो मेरे पास मेरा फोन था। मुझे नहीं पता था कि किसे कॉल करूं। तुम्हें, पुलिस को, या किसी और को। असल में ये किस्मत की बात थी क्योंकि ठीक उसी समय मिसेज माथुर का कॉल आया। मिसेज माथुर अक्सर एलिना को ऐसे ही कॉल कर लेती थी और एलिना भी ऐसा ही करती थी। उस किस्मत वाले फोन कॉल के जरिए घबराई हुई एलिना ने जल्दी से मदद मांगी, भले ही मिसेज माथुर दूसरे देश में बहुत दूर थी। वालिया परिवार यहाँ वेकेशन पर आया हुआ था। मिसेज माथुर ने उनसे मेरी मदद करने को कहा। उन्होंने मुझे तब भी छिपाया जब तुम्हारे आदमी मुझे हॉस्पिटल में ढूंढ रहे थे। मिस्टर वालिया एक सफल बिजनेसमैन थे जबकि मिसेज वालिया एक मशहूर सर्जन थी। दोनों लंदन के रहने वाले थे। एलिना उनसे लंदन में कुछ बार मिली थी, लेकिन उनके बीच कोई गहरा रिश्ता नहीं था। निखिल का मिस्टर वालिया से पहले केवल बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान सामना हुआ था, उनकी शायद ही कभी बातचीत हुई हो। मिसेज वालिया ने मेडिकल फील्ड में अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके एलिना और लावण्या की मौजूदगी को गुप्त रखा। यहां तक कि जब निखिल का एक आदमी हॉस्पिटल में पहुंचा, तो उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। प्रीमच्योर लावण्या को जन्म देने के बाद एलिना 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रही। मिसेज वालिया ने व्यक्तिगत रूप से उसकी देखभाल की, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिर है। जहां तक मिस्टर वालिया की बात है, उन्होंने एलिना के डिस्चार्ज के बाद उसका स्वागत करने के लिए इंडिया में अपना वेकेशन होम तैयार किया। वहां केवल 2 हाउसकीपर्स थे, जिन्होंने मां और बेटी की उपस्थिति को गुप्त रखने का वादा किया। मैं लावण्या के डिस्चार्ज होने तक हॉस्पिटल में रही। उसके बाद से मैं वालिया परिवार के साथ उनके वेकेशन होम में रही। मिस्टर और मिसेज वालिया ने नन्ही लावण्या के लिए एक कमरा तैयार किया। एलिना को उनकी दयालुता का फायदा उठाने के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन पति पत्नी ने उसे भरोसा दिलाया कि उन्हें मदद करके खुशी हो रही है। जब से एलिना वालिया परिवार की देखरेख में सुरक्षित थी, वह निखिल के बारे में सोच रही थी। उसके प्रति उसका शुरुआती गुस्सा और निराशा धीरे धीरे चिंता में बदल गई। निखिल ने एलिना के गायब होने के तुरंत बाद अपना जीवन भर का सपना पूरा किया, अपने पैतृक परिवार विक्रांत परिवार को नष्ट करने का। उसे अब उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी और वह आखिरकार उनकी बेड़ियों से मुक्त हो गया था। एक दिन जब एलिना ने लावण्या को दूध पिलाया, तो नन्ही सी जान को गहरी नींद में सोते हुए देखकर उसका दिमाग निखिल की ओर चला गया। उसने एक पेन और कागज उठाया, उसे एक पत्र भेजने का इरादा किया। एलिना ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उस पत्र के कारण निखिल अपनी सारी खोज बंद कर देगा। जब मैंने तुम्हें वह लेटर भेजा, तो मैंने जानबूझकर लावण्या के बारे में कुछ नहीं लिखा। मैं जानती थी तुम परेशान होगे, लेकिन मैंने फिर भी कुछ न बताना ही बेहतर समझा। एलिना अपनी बात जारी नहीं रख सकी, जैसे किसी चीज ने उसका गला घोंट दिया हो। अपने भारी अपराध बोध के बोझ तले उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया। अब वह निखिल की आंखों में नहीं देख सकती थी। एलिना को वह समय याद था। उसने लावण्या के जन्म या बच्ची के बारे में कुछ भी बताने पर विचार किया था। अंततः एलिना ने किसी भी विकल्प के खिलाफ फैसला किया। निखिल की चिंता करने के बावजूद वह उसके पास वापस जाने के बारे में अनिश्चित थी, जिसमें उसे लावण्या के जीवन में शामिल होने देना भी शामिल था। उसने शायद उसे माफ कर दिया हो, लेकिन वह कभी नहीं भूल सकती थी कि उसने क्या सहा था। शायद यह उसका छोटा सा बदला था। निखिल ने अपनी नजरें नीचे करने से पहले एलिना को एक बार और देखा। उसकी आंखें, जो एक बार फिर आंसुओं से चमक उठी थीं, घुटनों को जकड़े हुए उसकी मुट्ठियों को शून्य में घूर रही थीं। शांत रहने की कोशिश में निखिल के हाथों के पीछे की नसें उभर आई थीं। निखिल और एलिना के बीच सन्नाटा छा गया। उनके आसपास का माहौल वहां आए अन्य विजिटर्स की तुलना में उदास था।
दिन का उजाला और तेज हो गया, अपनी किरणों से पूरे फूलों के बगीचे को नहला रहा था। हवा कभी कभी तेज हो जाती, फूलों की खुशबू वाली हवा चारों ओर फैला देती। अपनी ठुड्डी उठाते हुए निखिल की नजर एलिना पर टिक गई। वह उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था, जो उसके सुनहरे बालों से ढका हुआ था। फिर भी उसने देखा कि उसकी पलकें थोड़ी कांप रही थीं। निखिल ने अपने होंठ खोले, इस सन्नाटे को तोड़ना चाहता था। उसकी आवाज अभी भी भारी थी, जो उसकी परेशान भावनाओं को दर्शा रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुमने लावण्या और खुद को सुरक्षित रखने के लिए जो कर सकती थी, किया। और मैंने जो किया उसके बाद भी तुमने उस लेटर में अपनी निराशा मेरे सामने जाहिर नहीं की। निखिल वह लेटर मिलने के बाद भी एलिना को खोजने के लिए बेताब था, लेकिन उसने जल्दी ही अपने ऑर्डर्स वापस ले लिए। वह जो कुछ उसने लिखा था, उसे बार बार पढ़ने पर अपराध बोध उसे घेर लेता था। वह सुरक्षित भागने में सफल रही, चाहे वह कहीं भी हो। दुश्मनों ने शुरू में एलिना के गायब होने का इस्तेमाल निखिल को धमकाने के लिए करने की कोशिश की। उन सभी ने उसे उखाड़ फेंकने के लिए झूठ बोला, फिर भी उसने उनके हर झूठ का आसानी से पर्दाफाश कर दिया। निखिल सोचता था कि एलिना कौन है और कहाँ है, लेकिन वह चाहकर भी अपना जवाब नहीं भेज सकता था। फिर भी कम से कम उससे लेटर प्राप्त करना आश्वस्त करने वाला था। जब मैंने पहली बार लेटर खोला, निखिल ने थोड़े विराम के बाद फिर से शुरू किया। उसकी आंखें एलिना पर टिकी रहीं। मुझे लगा, मैं पढ़ूंगा कि मैंने तुम्हें कितना निराश किया है, इस बारे में कि तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो, लेकिन तुमने ऐसा कोई संकेत भी नहीं दिया। निखिल के शब्दों ने एलिना को उसकी ओर वापस देखने पर मजबूर कर दिया। उसने पलकें झपकाईं, उसकी हरी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने अपने दिमाग में जो कुछ उसने कहा उसे रजिस्टर किया। क्योंकि एलिना ने खुद को बोलने के लिए मजबूर किया, उसकी आवाज में दुख था, मैं तुमसे कितनी भी नाराज क्यों न थी, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती थी। एलिना ने लेटर में अपनी हताशा और गुस्सा लिखने की कोशिश की थी, लेकिन उसका दिल नहीं माना। ये सोचकर कि वह लावण्या के अस्तित्व को छिपाएगी, उसने सभ्य रहने का फैसला किया। निखिल ने अपने होंठ भींच लिए, अपने दिल से उठते कंपन को अपने पूरे शरीर में फिर से महसूस किया। उसने एक बार फिर रोने से खुद को रोका, एलिना के सामने इतना कमजोर दिखने से हिचक रहा था। और अब तुमने वापस आने का फैसला किया और मुझे लावण्या की जिंदगी में शामिल होने दोगी, है ना? एलिना ने सिर हिलाया। उसने चुपचाप निखिल को जवाब दिया, मैंने तुम्हें लावण्या के जीवन के शुरुआती सालों से वंचित रखा है। मैं डरी हुई थी, सचमुच। मुझे नहीं पता था कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे या अगर तुम उसे मुझसे दूर ले जाने की कोशिश करोगे, लेकिन निखिल अनजाने में सीधा हो गया। उसका पूरा ध्यान एलिना पर था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि वह उसके आगे बोलने का इंतजार कर रहा था। वह आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। जब एलिना आगे बोली, तो उसकी आवाज विश्वास से भरी थी, वैसी नहीं जैसी वह पहले लग रही थी। तुम्हारी अपनी गलतियां हैं, लेकिन तुम ऐसे इंसान नहीं हो। एपिसोड 150। क्या मैं उससे जल्द मिल पाऊंगा? सूरज आसमान में काफी ऊपर चढ़ चुका था जब निखिल ने आज की बातचीत खत्म करने का फैसला किया। एलिना भी उससे सहमत थी। दोनों समझ रहे थे कि उनकी पिछली बातचीत कितनी भारी थी। मुझे अभी भी तुमसे बहुत सी बातें पूछनी हैं, निखिल ने स्वीकार किया। उसने सावधानी से एलिना की ओर देखा जिसका चेहरा अभी भी उदास था, तुम्हारी और लावण्या की जिंदगी के बारे में। और यह भी कि वालिया परिवार ने तुम्हें कैसे अडॉप्ट किया। निखिल ये सुनकर स्पष्ट रूप से हैरान था कि एलिना अब शर्मा सरनेम नहीं लगाती। उसे उम्मीद नहीं थी कि वालिया परिवार उसे गोद लेगा, जैसे सालों पहले विक्रांत परिवार ने उसके साथ किया था। मैं जानती हूँ, एलिना ने सिर हिलाया। एक आह भरते हुए उसने अपने बालों की एक लट को कान के पीछे किया। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, एक एक करके, और तुम्हें लावण्या से मिलवाने के बारे में भी। एलिना का आखिरी वाक्य सुनते ही निखिल के कान खड़े हो गए। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। निखिल के चेहरे पर आई चमक देखकर एलिना के होठों पर एक मुस्कान आ गई। वो इस मुद्दे को उठाए बिना जाना नहीं चाहती थी। लावू जानती है कि उसके पापा हैं। पहले मैंने उसे बताया था कि मैं उसे अभी तुमसे मिलवाने नहीं ले जा सकती। वह ये भी जानती है कि हम अब यहाँ हैं क्योंकि मैं आखिरकार उसे तुम्हारे पास लाऊंगी। एलिना अक्सर लावण्या को निखिल के बारे में बताने को लेकर उलझन में रहती थी। वह चाहकर भी उसके अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकती थी। ये कहने के बजाय कि निखिल मर चुका है या वह उन्हें नहीं चाहता, जिससे बच्ची की भावनाओं को ठेस पहुंचे, एलिना ने लावण्या को बताया कि वह अपनी जॉब में व्यस्त है। पापा काम में बिजी हैं, तुम उनसे बाद में मिलोगी। एलिना अक्सर लावण्या से यही कहती थी। सौभाग्य से वो अभी सच्चाई समझने के लिए बहुत छोटी थी। जब भी एलिना लावण्या का चेहरा उतरते हुए देखती तो उसे बहुत बुरा लगता, इसलिए वह जानती थी कि उसे इस मुद्दे को और नहीं टालना चाहिए। यही एक और कारण था कि एलिना इस साल उसे निखिल से मिलवाना चाहती थी। लावण्या साल दर साल बड़ी हो रही थी।
वह दिन दूर नहीं था जब उसे समझ आ जाता कि उसके पिता के बारे में कुछ तो गड़बड़ है जो काम की वजह से दूर हैं। वह जानती है कि मैं उससे जल्द मिल पाऊंगा। निखिल ने अनजाने में अपनी आवाज धीमी कर ली, उसे एलिना पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उसके दिल में और खुशी भर गई जब उसने कल्पना की कि लावण्या उसके बारे में पूछ रही है। हाँ, एलिना ने सिर हिलाया और फिर जल्दी से कहा, अगर तुम्हें अभी समय चाहिए, तो हम बाद में मिलने का समय तय कर सकते हैं। एलिना निखिल द्वारा दिखाई गई सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए आभारी थी, लेकिन वह समझती थी कि उसे मुलाकात के लिए खुद को तैयार करने के लिए समय की आवश्यकता हो सकती है। नहीं, नहीं, मैं ठीक हूँ, निखिल ने अचानक सिर हिलाया, अगर लावण्या। मेरा मतलब है, अगर लावू ठीक है, तो मैं उससे जल्द मिलना चाहता हूँ। उसने अपनी बेटी के जीवन के पहले 5 साल खो दिए थे। उनकी पहली मुलाकात में देरी करना वह कभी नहीं चाहता था। एलिना के होठों पर मुस्कान और गहरी हो गई। उसने सिर हिलाया, निखिल से सहमत होते हुए सुझाव दिया, तो फिर परसों कैसा रहेगा? इस मंगलवार, अगर तुम फ्री हो तो। मुझे पता है तुम बिजी हो। एक बार फिर निखिल ने जल्दी से जवाब दिया, मंगलवार? किस समय? मैं अपना पूरा दिन फ्री रखूंगा। निखिल को परवाह नहीं थी कि इस मंगलवार के लिए पहले से क्या शेड्यूल था। अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ तो फरहान उसकी जगह संभाल लेगा। पलकें झपकाते हुए एलिना कुछ पल के लिए हैरान रह गई जब उसने देखा कि निखिल का चेहरा कैसे खिल उठा था। वह अजीब तरह से मुस्कुराई, दोपहर में कैसा रहेगा? मैं एक रेस्टोरेंट में प्राइवेट रूम बुक कर दूंगी, लंच से पहले तुम लावू से बात कर सकते हो। हाँ, मैं सहमत हूँ। निखिल ने हल्का सिर हिलाया। उसने अपने चेहरे से झलकने वाली खुशी को कम करने की कोशिश की, तो फिर दोपहर में। निखिल ने अपनी ठुड्डी नीचे कर ली, उसकी आंखें अपने हाथों को घूर रही थीं। वो अंदर ही अंदर हो रही खुशी को रोक नहीं पा रहा था। लावण्या, उसकी बेटी, से जल्द मिलने का विचार उसे अपार खुशी से भर रहा था। मुझे अब चलना चाहिए, एलिना ने कहा। उसकी आवाज़ से शुरुआती तनाव गायब हो गया था। लावू मेरा इंतज़ार कर रही है। निखिल वास्तविकता में वापस आ गया। वो लगभग हकलाते हुए बोला, आह, हाँ, मुझे भी, चलो चलते हैं। निखिल और एलिना अपनी जगह से उठे, विस्टेरिया से ढके रास्तों से दूर चलते हुए। वे पक्के रास्तों पर चले, जिनके किनारे खिले हुए लवेंडर, गेंदा और डहलिया के फूल लगे थे। बगीचे के कुछ विजिटर्स उनके पास से गुजरे, जिनमें छोटे परिवार, दोस्त और प्रेमी शामिल थे। उनके चारों ओर का खुशहाल माहौल उस माहौल से बिल्कुल अलग था जो निखिल और एलिना को घेरे हुए था। उदास, अनिश्चितताओं से भरा, लेकिन उम्मीद की एक किरण के साथ। निखिल एलिना के थोड़ा पीछे चल रहा था। उसकी भूरी आंखें उसकी पीठ को निहार रही थीं, ये देखते हुए कि कैसे मंद हवा उसके सुनहरे बालों को उड़ा रही थी। अपनी नजरें नीचे करते हुए निखिल ने अपनी हथेलियों को घूरा। उसने अपने होंठ भींच लिए, ये सोचते हुए कि वे कितनी खाली महसूस हो रही थीं। उसने अंततः उन्हें मुट्ठियों में जकड़ लिया, एलिना के लिए हाथ न बढ़ाने की कोशिश करते हुए। क्या मैं पूछ सकता हूँ, तुम कहाँ रह रही हो, लावू के साथ? निखिल को यकीन नहीं था कि एलिना उसे बताएगी या नहीं, लेकिन उसने फिर भी पूछने की कोशिश की। कम से कम, अगर उसे पता होता कि उनका घर कहाँ है, तो वो अधिक सुकून महसूस करता। एलिना ने अपने कदम रोक दिए। मुड़कर उसने निखिल का सामना किया, उसके चेहरे पर संदेह देखा। एमरल्ड हाइट्स, एलिना ने जवाब दिया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। लावू और मैं वहाँ एक अपार्टमेंट में रहते हैं, नंबर 19-4। निखिल ने बस सिर हिलाया, खुश था क्योंकि एलिना ने यूनिट नंबर शेयर किया था। उसने उस अनजान रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के बारे में पता लगाने की योजना बनाई। फिर भी उसका मानना था कि एलिना किसी बेकार या खतरनाक जगह पर नहीं रहेगी। मेरी गाड़ी वहां पार्क है, एलिना ने मुख्य द्वार से गुजरने के बाद कहा। उसने एक दिशा में इशारा किया, मैं तुम्हें बाद में अपना नंबर ईमेल कर दूंगी। निखिल ने उस ओर देखा जहां एलिना ने इशारा किया था, फिर अपनी आंखें उस पर वापस ले आया। उसने अपने होंठ मोड़े, आज अलग होने से पहले एक बेहतर रूप दिखाने की उम्मीद में। आज मुझसे मिलने के लिए थैंक यू, एलिना। निखिल के पास अपना आभार व्यक्त करने के अलावा कहने के लिए कुछ नहीं था, और मेरे साथ ईमानदार रहने के लिए भी। अभी भी अनगिनत सवाल थे जो वह उससे पूछना चाहता था, लेकिन वह इसे धीरे धीरे करेगा। वह उसे बिल्कुल भी दबाव में महसूस नहीं कराना चाहता था। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, वे अंत तक पहुंच जाएंगे, उसे इसका विश्वास था। एलिना ने चुपचाप निखिल के चेहरे का आकलन किया। वह शुरुआत की तुलना में काफी बेहतर लग रहा था, जैसे उसके कंधों से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। मुझे भी तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, निखिल। वापस जाते समय अपना ध्यान रखना। हम जल्द ही मिलेंगे, इस मंगलवार। हाँ, एलिना ने मुड़ने से पहले निखिल को देखकर मुस्कुराया। उसने उसे दूर जाते हुए पार्किंग लॉट के एक क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए देखा। इस बार, वह उसे नहीं खोएगा।